Okay, yes, good evening, Malik. Hopefully everybody is doing good. And now we are starting with chapter 4th, that is called audit dividends. Okay, that is called 500 का सीरीज. 500 की सीरीज में अपन यहाँ पर सारे के सारे जिस सीक्वेंस में आपका चार्ट बना हुआ है उसी चार्ट के सीक्वेंस में मैं जा रहा हूँ और एक एक डिस्कशन करते करते क्लोज करते हैं. तो सबसे पहले ओके आप ध्यान रखना, सबसे पहले क्या डिस्कशन करना है. सबसे पहले ऑडिट डिविडेंड्स की बात करनी है, जिसमें सबसे पहले बेसिक डिस्कशन करना है. तो सर बेसिक्स में क्या क्या है रिकॉल करते हैं. बेसिक्स में सबसे पहले ऑडिट डिविडेंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है. तो ऑडिट डिविडेंड्स में दो चीजें इंक्लूड होती है. एक होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और एक होता है अदर इन्फॉर्मेशन टू ऑथेंटिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. एग्जांपल याद दिलाता हूं, मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करना इज नथिंग बट अदर इन्फॉर्मेशन. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करना इज नथिंग बट अदर इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं. आपके परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, ट्रायल बैलेंस, लेजर सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में माने जाएंगे. बाकी उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए जो भी चाहिए वो अदर इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी. ओके दैट इज व्हाट योर सिनेरियो. सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. टाइप्स ऑफ ऑडिट डिविडेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. अगर आपको याद होगा तीन प्रकार थे नेचर के बेसिस पे. कौन से? विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट. अगर आपको याद है तीनों के तीनों अपने अपने क्राइटेरिया है और इसी तीनों के बेसिस पे भी अपने को ऑल टुगेदर समझता है कि ये रिलायबल है कि नहीं है, अगर आपको याद होगा तो. एंड इसके बेसिस में टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ सोर्स. अगर ऑडिट डिविडेंड्स के सोर्स के बेसिस पे देखें तो दो है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल. इंटरनल ओरिजिनेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल ओरिजिनेटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए आपके एग्जांपल अगर आपको याद होगे, परचेज इनवॉइस कौन सा होगा? एक्सटर्नल होगा. सेल्स इनवॉइस कौन सा होगा? इंटरनल होगा. तो आपको ये ध्यान रखना होगा. परचेज इनवॉइस आप बोलोगे सर अंदर से तो मिल रहा है, अरे पर वो दिया किसने है? एक्सटर्नल ओरिजिनेटेड वर्ड है, ओरिजिनेटेड, ये ध्यान रखना. यूजुअली मेरे को बताओ ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा यूजुअली? क्या लेगा? किस पे ज्यादा अच्छा कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल होगा? लेकिन ऑडिटर का काम क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल को कंपेयर करना और कुछ इनकंसिस्टेंसी मिली तो उसको सॉल्व आउट करना. लेकिन अगर एक्सटर्नल एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? अगर आपको याद है इंटरनल लेने चाहिए मल्टीपल और कोरोबोरेट करनी चाहिए एक दूसरे को. याद आया? बड़ी तोड़ मालिक. ओके और उसके बाद है सोर्सेज ऑफ ऑडिट डिविडेंड्स. ये सोर्सेज ऑफ ऑडिट डिविडेंड्स मतलब क्या है? अल्टीमेटली उसी इसमें मतलब जब इंटरनल बोल रहा हूं या एक्सटर्नल बोल रहा हूं तो उसका सोर्स क्या होगा? सोर्स होगा अपन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में से ले सकते हैं एंड उसके कंसिस्टेंसी फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस. कंसिस्टेंसी विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स याद है आपको? ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनल, मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स है वो पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करके देख लीजिए. तो पहला पॉइंट हुआ बेसिक्स. तो बेसिक्स में कितने सवाल है भाई? ओके टोटल देखा जाए तो टेक्निकली दो ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो दो कॉन्सेप्ट को चार कॉन्सेप्ट में स्कैटर किया हुआ है. सबसे पहला है अकाउंटिंग ऑडिट डिविडेंड्स के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑडिट डिविडेंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है. सेकंड, ऑडिट डिविडेंड्स के प्रकार कितने हैं, उसके दो टाइप में प्रकार दिए हुए और उसके सोर्स में क्या आता है. सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बेसिकली दूसरा प्रकार है ओके बेस्ड ऑन इंटरनल एक्सटर्नल, उसके बेसिस पे सोर्स आता है. ये पहला सेट हुआ. सेकंड क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन फैक्टर्स के लिए. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट. सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट डिविडेंड्स. सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस. एप्रोप्रिएटनेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज रिलायबिलिटी एंड वन इज रिलेवेंस. ओके तो कॉन्सेप्ट याद करते हैं. सबसे पहले सफिशिएंसी. तो सर व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर सफिशिएंसी, यानी सर रिकॉल करिए. सर रिकॉल करते हैं ऐसा सफिशिएंसी मुझे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, मुझे क्या फैक्टर्स रहेंगे? मुझे एविडेंस वॉल्यूम. ओके अगर 1000 ट्रांजैक्शन है 1000 में से ओके मुझे एविडेंस कितना चाहिए, सफिशिएंट कितना होगा, ओके वॉल्यूम कितना चाहिए. डिड डिपेंड ऑन ओके द फैक्टर. थ्री फैक्टर्स आर देयर. फर्स्ट फैक्टर इज मटेरियलिटी, सेकंड फैक्टर इज आरएमएम एंड थर्ड फैक्टर इज पॉपुलेशन. अगर होमोजेनियस पॉपुलेशन रहा तो सफिशिएंसी कम रहेगी तो चलेगा, हेटेरोजेनियस रहा तो सफिशिएंसी ज्यादा लगेगी. ओके उसी तरह मटेरियल, अगर वो आइटम मटेरियल है, वो आइटम मटेरियल है, मटेरियल अमाउंट नहीं, वो आइटम मटेरियल है तो मेरे को बताइए सफिशिएंसी ज्यादा लगेगी. लेकिन अगर आइटम मटेरियल नहीं है तो सफिशिएंसी कम लगेगी. और आरएमएम ओके इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ये कॉम्बिनेशन में आरएमएम होता है, ये तो ऑलरेडी पता है. इनमें सफिशिएंसी कैसे ज्यादा होगी? अगर आरएमएम ज्यादा लगे, आरएमएम ज्यादा है तो सफिशिएंसी ज्यादा लगेगी, आरएमएम कम है तो सफिशिएंसी कम लगेगी. ये तीनों फैक्टर्स को देखो, तीनों फैक्टर्स पे बेसिकली फोकस किया जाएगा. सेकंड, मेरे को नहीं लगता रिलायबिलिटी में किसी को भी भूलना चाहिए. रिलायबिलिटी भूलने वाली पोजीशन थी. सर मेरे को बताओ एविडेंस कब रिलायबल होगा? तो पहला मैं बताता हूं, जनरलाइज नहीं कर सकते इसको कि ये रिलायबल ज्यादा है. ओके मैंने आपको बताया ये जनरलाइज हो ही नहीं सकता, बट टेक्निकली फॉर जस्ट एक जनरलाइजेशन अपन 5 फैक्टर्स लेते हैं. लेकिन ये 5 फैक्टर्स जब कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे से कंपेयर करके रिलायबिलिटी समझ में आएगी. तो पहला पॉइंट मेरे को बताओ सोर्स कौन सा होना चाहिए? ओके बाहर वाला सोर्स या अंदर वाला सोर्स? बाहर वाला. इंडिपेंडेंट सोर्स ज्यादा रिलायबल होगा. सेकंड, क्या अंदर वाला रिलायबल नहीं होगा? अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे रहे तो वो भी रिलायबल होगा. थर्ड पॉइंट ओके ऑडिटर ने उसको डायरेक्टली ऑब्टेन करना चाहिए या थ्रू मैनेजमेंट करना चाहिए? डायरेक्टली ऑब्टेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न होना चाहिए, ओरल होना चाहिए? रिटर्न. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक ये आता है, यहां पर ओरिजिनल फोकस करोगे या फोटोकॉपी या फैक्स लोगे? ओरिजिनल. तो ये 5 फैक्टर्स है अगर आपको याद है तो. इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डायरेक्टली ऑब्टेन, कंट्रोल इफेक्टिव है, डॉक्यूमेंट्री है एंड ओरिजिनल है. आई होप ये 5 पॉइंट क्लियर है क्या? ये रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी किसका है? रिलायबिलिटी किसका है? रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. सर रिलायबिलिटी और एक क्वेश्चन किससे कंफ्यूज हो सकता है? अगर आपको याद होगा 520 में जब हम सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं, सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं, उसमें भी हम जब सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है तो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. ट्रेंड के लिए मुझे करना तो पड़ेगा, तो उसके लिए डेटा लगेगा ना, वो डेटा भी तो रिलायबल चाहिए. वो डेटा की रिलायबिलिटी 520 में देखेंगे. यहां पर वो डिस्कशन नहीं आएगा. जस्ट मेक श्योर ये 520 में आएगा. ओके 520 के कॉन्सेप्ट में देखेंगे. ओके दिखाना है तो देख लेते, तो अगले 2 पेज के बाद जाइए. ओके पेज नंबर 15 पे आइए. पेज नंबर 15 पे आइए.
ओके आगे क्या पेज नंबर 15 पे आएगा। ओके तो उसमें देखिए फैक्टर्स फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंशियल प्रोसीजर मिला क्या, फैक्टर्स फॉर डिजाइन मिल रही है। ओके ये मिलेगा तो उसमें सेकंड पॉइंट पढ़ो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, क्या डेटा रिलायबल होना चाहिए सब्सटेंशियल प्रोसीजर के लिए, यस तो क्या डेटा कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, उसका सोर्स सही होना चाहिए, ओके वो रिलेवेंस होना चाहिए एंड कंट्रोल्स उसके सही होने चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं उसके सीक्वेंस में जाऊंगा तब देता हूं, लेकिन ये 4 वर्ड अलग है और अभी वाले 5 वर्ड अलग है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस तो कितने पॉइंट रहेंगे, ये 5 पॉइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके ऑनलाइन पढ़ लो, क्लियर है ना सबको। ओके एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आपको याद होगा रिलेवेंस, रिलेवेंस के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, लॉजिकल कनेक्शन देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? लॉजिकल कनेक्शन। और लॉजिकल कनेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, ओके इसके लिए अपन ने कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे क्रेडिटर्स ओवरस्टेटेड है, क्रेडिटर्स ओवरस्टेटेड है और अंडरस्टेटेड है, तो दोनों में एविडेंस अलग अलग हो जाएंगे। जैसे क्रेडिटर ओवरस्टेटेड रहा, ओके या अंडरस्टेटेड है। अब मुझे बताओ, आप जब मुझे लिस्ट दोगे, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर है, उस लिस्ट ऑफ क्रेडिटर से मुझे समझ में आ जाएगा क्या यहां पर ऐसा कोई क्रेडिटर है क्या जो इसमें नहीं होना चाहिए था, ये अपन आइडेंटिफाई हो सकता है। ओके जो लॉजिकली जो इसमें अरे यार ये तो क्रेडिटर हमें आना ही नहीं चाहिए था, काटो इसको, इसके तो पैसे दे चुके हैं, ओके ये अपन देख सकते हैं। तो क्रेडिटर ओवरस्टेटेड है ये समझ में आ जाएगा, लेकिन क्रेडिटर अगर अंडरस्टेटेड है तो ये लिस्ट से कैसे समझेगा। ओके अगर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, मैं बोलूंगा 10 नाम है क्रेडिटर के, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा ये क्रेडिटर 10 नाम ही है और इंक्लूड होने चाहिए थे और 2 नाम है वो नहीं है इसके अंदर, ये कैसे समझेगा? तो उसके लिए वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर नहीं चाहिए रहेगा। ओके आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ओके आगे की एंट्रीज, आगे के इनवॉइसेस वो चेक करोगे और उसके बेसिस पे ओके आपको अंडरस्टेटेड है। ओके आई होप ये पॉइंट याद आया। बड़ी एग्जांपल याद आया क्या, एग्जांपल याद आया क्या, रिलेवेंस का कॉन्सेप्ट एग्जांपल याद आया क्या? तो आपका मकसद वही है, मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर ये, लेकिन ओवरस्टेटेड और ये एग्जांपल दिए हुए मॉड्यूल ने तो अपने को वैसे ही लिखना है। सेकंड सिनेरियो ओके डेटर्स रिसीवेबल, डेटर्स जब चेक करोगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा चेक करना होगा, तो शायद आप लॉजिकली देखोगे लिस्ट ऑफ डेटर्स मांगोगे और एग्जिस्टेंस के लिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कर लोगे, लेकिन अगर वैल्यूएशन करना होगा वो लिस्ट ऑफ उससे काम नहीं होगा। तो जो रिलेवेंस जिस पॉइंट पे जो आपका असर्शन होगा उसके बेसिस पे रिलेवेंस क्या है वो ढूंढिए। एंड सेम लॉजिक इन्वेंटरी एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन, इन्वेंटरी एग्जिस्टेंस करना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन जाके कर सकते हो, आप उधर जाके चेक कर सकते हो कि सीमेंट है कि भाई सीमेंट पत्थर बन चुका है, लेकिन उसका वैल्यूएशन वैसे नहीं होगा। वैल्यूएशन करने के लिए आपको अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी ये सब चेक करना पड़ेगा। तो रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस फॉर व्हाट असर्शन इज देयर, इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंटर। भारत माता की जेपिंग क्या बड़ी। ओके तो मेरे को बताइए फैक्टर्स का क्वेश्चन क्लियर है सबके लिए? तो फैक्टर्स की कहानी आपके दिमाग में रखने की ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग थोड़ी करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स खत्म हो जाता। तो फैक्टर्स के कितने क्वेश्चन है? 3। सबसे पहला सफिशिएंसी का फैक्टर, रिलायबिलिटी का फैक्टर, रिलेवेंस का फैक्टर। ओके रिलेवेंस में आपको कोई फैक्टर्स है ही नहीं, रिलेवेंस में एग्जांपल है, पर सफिशिएंसी में कितने फैक्टर्स है? 3 और रिलायबिलिटी में कितने फैक्टर्स है? 5। ओके आई होप एवरी क्लियर। सफिशिएंसी में हेड पॉइंट मसाला है, रिलायबिलिटी में 5 पॉइंटर्स है और जो रिलेवेंस है उसमें सब एग्जांपल्स ही दिए, फैक्टर्स दिए ही नहीं है। ओके अब बढ़ते हैं आगे ऑडिट प्रोसीजर पे, और ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको याद आना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सबको रिकॉल होना चाहिए 500 का आंसर। सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर, सर व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर? तो आपको ऑलरेडी पता होगा ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस कितने रहेंगे? 2, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टीओसी एंड एसपी। पर मैंने आपको बताया था ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया मेथड फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, मेरे ख्याल से आपको याद होगा आईसीएआई ओवरऑल, इस पे बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। अगर कोई डाउट रहा तो आप मेरे को बता देना बाद में, लेकिन आई थिंक ये वाला पॉइंट अच्छे से आ रहा है। आईसीआई वाला इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, ऑब्जर्वेशन है, रीपरफॉर्मेंस है, रीकैलकुलेशन है, ये सब में क्या क्या करते हैं अपन को ऑलरेडी आइडिया है। अच्छा इंक्वायरी किसकी करेंगे? खाली अंदर वालों की या बाहर वालों की भी? बाहर वालों की भी इंक्वायरी करते हैं, अंदर वालों की भी। क्या फाइनेंशियल वालों की करते हैं या नॉन फाइनेंशियल वालों की भी करते हैं? नॉन फाइनेंशियल वालों की भी करते हैं इंक्वायरी। अच्छा इंक्वायरी का कॉन्फिडेंस क्या आता है? इंक्वायरी का कॉन्फिडेंस ये आता है कि जो पॉलिसी प्रोसीजर देख के मेरे को लग रहा था और एक्चुअली जो हो रहा है वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आएगा इंक्वायरी से। ऑलरेडी आपने पॉलिसी प्रोसीजर देख लिया, फिर भी क्यों इंक्वायरी करनी चाहिए? व्हाटएवर रिटन इन पॉलिसी प्रोसीजर क्या एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये हम कहां पर पता करेंगे? इंक्वायरी से पता करेंगे। समझ में आया बड़ी? तो इंक्वायरी से पता किया जाता है, इंक्वायरी देखते हैं। इसके बाद वाला अपना फेवरेट क्वेश्चन है, आई होप याद होगा, सिलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग। सर सिलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग, तो व्हाट आर द मेथड्स फॉर सिलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग? तो 3 मेथड है। पहला पॉइंट है 100% एग्जामिनेशन, दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक आइटम, और तीसरा पॉइंट है सैंपलिंग। सैंपलिंग अपन 520 में जाएंगे, ओके 530 में जाएंगे, और पहले 2 पॉइंट के आंसर इधर क्लोज करेंगे। पहला पॉइंट है सिलेक्टिंग 100% एग्जामिनेशन। 100% एग्जामिनेशन, तो 100% एग्जामिनेशन कब सुटेबल है? तो पहला एग्जांपल याद रखना, ये पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट इसको स्टार, ये सेपरेट पॉइंटर है, इसको ये सर्कल से हटा दो, सेपरेट पॉइंटर है। ओके याद रखना 100% एग्जामिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन टीओडी। टीओसी में 100% एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि टीओसी में अगर 100% एग्जामिनेशन किया तो हम क्या बन जाएंगे बड़ी? हम इंटरनल ऑडिटर बन जाएंगे। आई होप ये पॉइंट बेटर है। तो टीओसी में कभी नहीं होगा, टीओडी में होता है। सेकंड ओके इसके बाद ये 3 आंसर आपको ध्यान रखना है। ओके तो मेरे को बताओ 100% एग्जामिनेशन किस में करते हैं? टीओडी में या टीओसी में? टीओडी में, टीओसी में नहीं करते। और दूसरा पॉइंट, ये 100% एग्जामिनेशन कब करते हैं? तो 3 केसेस में, जब एसआर ज्यादा होगा, दूसरा एसआर रहेगा, दूसरा पॉइंट पॉपुलेशन लो रहेंगे, हाई वैल्यू वाले, याद है रॉयल्टी वाला एग्जांपल मैंने दिया था। एंड थर्ड पॉइंट रिपीटेड
रिपीटेटिव कैलकुलेशन होगा, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कर रहा होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो मेरा क्वेश्चन है 100% एग्जामिनेशन कब कब किया जाता है? 3 केसेस में, एसआर, दूसरा पॉइंट हाई वैल्यू आइटम पर पॉपुलेशन बहुत छोटा है, इफ रिमेंबर रॉयल्टी वाला पॉपुलेशन मालूम है 2 ही ट्रांजेक्शन थे, एंड तीसरा वाला सिनेरियो व्हेन द रिपीटेटिव कैलकुलेशन इज देयर एंड 100% इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो कर रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। तो ये 3 केसेस में 100% एग्जामिनेशन करना है। आई होप ये याद आया बड़ी, क्या ये याद आया बड़ी? ओके, दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक आइटम में, स्पेसिफिक आइटम में याद रखने का, स्पेसिफिक आइटम में ओके हाई वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सर्टेन अमाउंट वाले हो सकते हैं, और सर्टेन ट्रांजैक्शन, और एक डाल दीजिए सर्टेन ट्रांजैक्शन, सर्टेन ट्रांजैक्शन, सर्टेन ट्रांजैक्शन मतलब रिले पार्टी ट्रांजैक्शन। एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं सर, विनोद सर का पॉइंट, परफेक्ट, विनोद सर का एग्जांपल अगर आपको याद होगा, आप परसेप्ट पर चेकिंग कर रहे हो और परसेप्ट ने पेमेंट की है और विनोद सर को पेमेंट की है, क्या वही चेक करोगे? आंसर इज यस, वो चेक करोगे तब आप स्पेसिफिक आइटम में जाते हो। और सैंपलिंग कैसे देखोगे? 530। अच्छा, सैंपलिंग के मेथड याद है कि आपको? 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड है रैंडम सिलेक्शन, दूसरा है सिस्टमैटिक इंटरवल, तीसरा है आपके लिए ओके सिस्टमैटिक इंटरवल मॉनिटरी यूनिट, चौथा है हैप्पैजार्ड और पांचवा है ब्लॉक सिलेक्शन। पांचों के अपने अपने तरीके, आई होप सबको याद होगा, बहुत इजी आंसर है। तो ऑडिट प्रोसीजर के अंदर कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। ओके, तो 3 चार्ट आपको बन जाने चाहिए, पहला चार्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट। ओके, तो मेरे अभी तक 500 की सीरीज में क्या क्या किया? तो 500 की सीरीज में मैंने सबसे पहले किया बेसिक्स, दूसरा काम किया फैक्टर्स, तीसरा काम किया ऑडिट प्रोसीजर। अब चौथा कॉन्सेप्ट है असर्शन, और असर्शन मेरे ख्याल से आप सबको याद आ रहा होगा, इजी आंसर है, इसमें टाइम नहीं लगता। असर्शन अपन क्लोज कर सकते हैं एबीसीडी में, ए बी और उसके बाद है सी डी और ये वाला लास्ट है, और लास्ट है टाइप्स ऑफ असर्शन। पहले बात करते हैं असर्शन ए बी का, आई होप याद ही होगा, ईआरसीवी, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में ओसीएसीसी, एंड लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर। इनके कॉम्बिनेशन थे अगर आपको याद होता। ओके, कॉम्बिनेशन में क्या था? ऑकरेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी, एंड क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये आपके लिए ओके कॉम्बिनेशन वर्क किए थे। एंड बस सर असर्शन कैसे होते हैं? अच्छा, वैसे मीनिंग ऑफ असर्शन क्या था? मैंने आपको 2 मकसद, 2 मीनिंग समझाए थे। पहला, मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंट किया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो असर्शन होता है, और ऑडिटर भी उस पे कंफर्ट जोन लेता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड असर्शन। तो ऑडिटर आल्सो ऑब्टेन एन असर्शन, पर अपना मेन एजेंडा क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिप्रेजेंट किया है उसको हम बोलेंगे असर्शन। असर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन, असर्शन मतलब तो मिक्स मत करिए, असर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो असर्शन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपके लिए एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब मैनेजमेंट ने क्लियर लिखा है, सर वो किसने बोला है? एफआरएफ ने बोला है ये देने के लिए, और अपन ने डिस्क्लोजर दिया है। दूसरा असर्शन है ओके जो आपका एक्सप्रेस है और इंप्लाइड है, इसको नेगेटिव असर्शन बोलते हैं। सर नेगेटिव असर्शन मतलब क्या? आपके आइटम में वो है ही नहीं, उसको आप दे रहे हो, ओके उसको असर्शन दे रहे हो। अब एग्जांपल है, एज्यूम करो कंटीजेंट लायबिलिटी 1 रुपए की भी नहीं है, कंटीजेंट लायबिलिटी 1 रुपए की भी नहीं है। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी छुपा दी मतलब मैंने डिस्क्लोजर में एक नाम भी नहीं लिखा, ये सर कौन सा असर्शन है? नेगेटिव असर्शन है। लेकिन नेगेटिव में कौन सा है? इंप्लाइड है। ओके, लेकिन अगर मैंने लिखा है कंटीजेंट लायबिलिटी एंड एज ऑन डेट कंपनी डज नॉट हैव एनी कंटीजेंट लायबिलिटी, ये भी नेगेटिव है क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और एक्सप्रेस है। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये याद आया असर्शन का कॉन्सेप्ट, एक्सप्लिसिट, इंप्लाइड। ओके, नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, नेगेटिव मतलब मेरे पास नहीं है। ओके, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, नेगेटिव उसको बोलते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? सबको ये क्लियर है क्या? ओके, ये क्लियर है क्या? क्लियर बड़ी? ओके, अच्छा, यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, क्योंकि इसके कंसीडर 3 फैक्टर्स ऑफ रिलायबिलिटी। अगर ये याद है, ये मैंने इसमें से ये पॉइंट रखा था, अगर आपको याद है एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ये जो 5 फैक्टर्स है, इसमें से 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन से 3 फैक्टर्स? अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरे को बताओ, क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। सेकंड, क्या डायरेक्टली ऑब्टेन्ड है? यस। और ये रिटर्न है, डॉक्यूमेंट्री है या ओरल है? डॉक्यूमेंट्री। इसीलिए ये सबसे रिलायबल होता है। ये 505 में भी अपन लिखते हैं, लेकिन लॉजिक वैसे ही होता है। आई होप याद होगा। याद आया भाई? याद आया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके मेरे को बताइए, इफ इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट और एविडेंस इज नॉट रिलायबल, अगर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है, सबसे स्टार मार्क पॉइंट है, आपने क्या करना है? अगर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है या आपको ऑडिट एविडेंस मिले वो रिलायबल नहीं है, ओके सर इसका मतलब क्या है? आपको जो एक सोर्स मिला है और दूसरा सोर्स है वो दोनों कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, एक इंटरनल मिला है, एक एक्सटर्नल मिला है, कंसिस्टेंट नहीं है। इंटरनल मिले, कोरोबोरेट नहीं हो रहा है, पहला चीज, ये पहला चीज। और दूसरा पॉइंट, ओके आपको इंफॉर्मेशन मिली है, वो रिलायबिलिटी पे डाउट है, आपको लग रहा है फोटोकॉपी जैसा है, तो इस केस में क्या करने का? इस केस में 2 चीज, या तो अपने ऑडिट एविडेंस में मॉडिफिकेशन और एडिशन कुछ करने का। ओके, यानी आप जो भी ऑडिट एविडेंस लोगे, ओके वो आप करोगे ऑडिट एविडेंस नहीं, सॉरी, इसको चेंज करो ऑडिट प्रोसीजर। ये चेंज करने बोला था लास्ट टाइम का एरर है अभी भी। ऑडिट प्रोसीजर ओ पंटर लोग, ऑडिट एविडेंस चेंज करो, ऑडिट क्या डालो? ऑडिट प्रोसीजर चेंज करने बोला था, ये रह गया। आप या दोनों? हाँ, ओके आप है। ओके, बेसिकली आप या तो आपके ऑडिट प्रोसीजर में क्या करो? मॉडिफिकेशन करो या एडिशन करो। ओके, और उसका इफेक्ट ऑन ऑडिट देखो, इफेक्ट ऑन ऑडिट देखना है। आई होप क्लियर है बड़ी? ओके, मेरे को बताओ ये कब आंसर लिखना है? ये कब आंसर लिखना है? इनकंसिस्टेंसी मिली यार, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस आया, तो आपको केस स्टडी आएगा। एक्स लिमिटेड है, उसको ऐसा किया, उसको भाई डॉक्यूमेंट मिला है, वो डॉक्यूमेंट पे फोटोकॉपी डाउट आ रहा है, तो उसने क्या करना चाहिए?
ओके, दो करने चाहिए। दो मतलब क्या करेगा? पहला मॉडिफिकेशन और एडिशन इन ऑडिट प्रोसीजर एंड सेकंड इफेक्ट ऑन ऑडिट। अभी ये मॉडिफिकेशन इन एडिशन इन ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा? अगर उसको डॉक्यूमेंट पे डाउट आ रहा है तो पहला पॉइंट और डॉक्यूमेंट ले सकता है, दूसरा वो डॉक्यूमेंट कोई एक्सपर्ट से वो टेस्ट करवा सकता है, टेस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन। आई होप ये क्लियर है बड़ी? यस और नो? एवरीबडी क्लियर? ओके परफेक्ट। ये वाला काम होता है। और उसके ऊपर जाओ, पहले ऊपर में जाओ और इधर लिख दो ओके मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम यूज कर सकते हैं अपन? तो कितने पॉइंट ध्यान रखना है? सीसीओ, पहला सीसीओ देखेंगे। क्या देखेंगे बड़ी? सीसीओ। सीसीओ देखेगा एक्सपर्ट की। ओके, तो एक्सपर्ट यूज करने के पहले मुझे क्या देखना है? सीसीओ का फुल फॉर्म competency, capability and objectivity of expert. Second point, okay, is understanding of work of expert. Understanding work of expert. Understanding work of expert. Understanding work of expert. I hope आत्मा क्लियर है। अरे ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो मतलब इधर तो बोलो हाँ या ना। ओके, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और अपना मैनेजमेंट एक्सपर्ट आज बैठा ही नहीं है लेक्चर। देखो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसा उड़ा रहा है, गोलियां उड़ा रहा है। और अपन सितंबर में देने का पूरा सोच रहे, सितंबर में काम करने का सोच रहे। और माँ कसम सारा अपन एक नंबर ओके तोड़े भाई। इसीलिए मेरे को ना घर पे कोई जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब घर पे जाता है ना वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब ये गोवा किधर गया होगा? वो गोवा उधर गया होगा। ओके, आदित्य किधर गया होगा? सांगली में किधर तो टवाई क्या मार रहा होगा। ये विनोद क्या कर रहा होगा? कर्नाटक के कोई तो कोने में जाके ओम नमः शिवाय। ओके, ये वाला पॉइंट है। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो मेरे को बताओ क्या उसका काम यूज कर सकते हैं? मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का काम यूज कर सकते हैं कि नहीं? आंसर यस। तो पर यूज करने के पहले कितनी कंडीशन है? 3। सबसे पहले सीसीओ चेक करो, सेकंड उसका काम चेक कर लो, उसके काम को अंडरस्टैंड करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने जो काम किया है वो एप्रोप्रिएट क्या नहीं, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। और ब्रैकेट में लिख दो एक्सप्रोप्रिएटनेस के लिए। ओके, उसका रीजनेबलनेस चेक करो, रीजनेबल है कि नहीं उसका काम, रीजनेबलनेस चेक करो, रीजनेबलनेस। ये एक्सपर्ट है। अब मेरे को बताओ ये जो एक्सपर्ट के लिए जो मैंने लिखा है ये ओके, अगर ऑडिटर ने अपना एक्सपर्ट बुलाया तो भी इसका यही चेकिंग करना है। हाँ। ओके, सेम करना है, खाली रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होगा? 620। ओके, बस यही रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा, आपको ध्यान रखना, बस सेम आंसर होगा। कभी भी कोई भी एक्सपर्ट का क्वेश्चन आया ना दिमाग में इतना ही रखना, एक्सपर्ट का क्वेश्चन आया ना ये 3 चीजें, रीजनेबलनेस चेक करना है। अब रीजनेबलनेस उसने कुछ एजम्पशन लिए होंगे तो एजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं, उसने जो काम किया फाइंडिंग्स है उसकी रीजनेबल है कि नहीं। तो इसमें रीजनेबलनेस के लिए और 2 चीज लिख के रखनी है आपको, ओफू वाइज लिखनी है तो लिख लो फाइंडिंग रीजनेबल है कि नहीं, अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। ओके, ये चेक करना होता है। आई होप ये झेपिंग बढ़ी तो ये टेक्निकली आंसर आपका बढ़ जाता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो आई होप ये क्लोज कर सकते हैं क्या? तो 500 की सीरीज अपन ने सारी की सारी कैलकुलेट कर ली। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम हो गया। ओके, सब कुछ ये वाला कवर हो गया। ओके, डन बड़ी? यस, ठीक है। ओके, एक छोटा सा थियोरेटिकल आंसर मिलेगा आपको। ओके सर, affecting NTE of audit procedure, factors affecting NTE of audit procedure, वही चेक करो। आई होप यहाँ पर ये इसमें तो कहीं पर भी कुछ स्ट्रक्चर वाइज नहीं, बाकी तो सब इसमें से सब कम हो गया। फैक्टर पे 300 में आएंगे ना एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नहीं, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का इसमें कितना रहेगा? एंटी कौन सा रहेगा? एंटी 300 एक्सपर्ट वाला। अच्छा, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, 5 है वो एंटी वाला। एक्सपर्ट वाले के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 में रख। ओके, एंटी मतलब एक्सपर्ट का यूज करे कि नहीं करे वो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। अच्छा ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी अपन कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, पर ठीक है उसको इतना बड़ा मत। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक ऑडिट ट्रेल वाला कॉन्सेप्ट। ऑडिट ट्रेल ओके, एक लॉग्स होता है, क्या होता है याद है क्या? ऑडिट ट्रेल सोया हुआ था मयंक। ओके, अगर आपको याद है ऑडिट ट्रेल इज नथिंग बट ए लॉग स्टोर्ड बाय सिस्टम। और ये सिस्टम के लेवल पे भी होता है, यूजर लेवल पे भी होता है। उतना सा ध्यान रखने का ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट। एक थियोरेटिकल आंसर है पर वो बुक रीड करके आएगा, उसका हेड पॉइंट बना के नहीं कर सकते, वो थियरी है पूरी। तो थियोरेटिकल आंसर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो टेक्निकली ऑडिट एविडेंस का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी सबको याद आ गया बड़ी। ओके, तो इसमें से ये कॉन्सेप्ट सबको याद आ गया। ओके, और ये स्टार मार्क करना, ये आंसर ये तोड़ स्टार मार्क करना। ओके, चाहिए फैक्टर्स वाला, 1 मिनट देख लेता, फैक्टर्स वाला चाहिए तो फैक्टर्स भी फैक्टर्स वाला ऑडिटर, ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट का फैक्टर्स का है, इधर डालेंगे नहीं, आगे देखते हैं, आगे आने के बाद मैं डालता हूं उसमें, जगह जिधर मिलेगी उधर फैक्टर्स को डाल देंगे बड़ी। ठीक है, एक्सपर्ट वाला, एक्सपर्ट को यूज करने के फैक्टर्स कितने हैं, तो 500 का एक कॉन्सेप्ट अपन एक पेंडिंग रखेंगे।
इसके बाद आता है अपने अगला स्टैंडर्ड, दैट इज योर 501। 501 एक तोड़ स्टैंडर्ड है जो मेरे ख्याल से सबको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एज सच टाइम नहीं लगना चाहिए। इजी आंसर है, इजी स्टैंडर्ड है, बस आपको खाली क्वेश्चन रिकॉल करने पड़ेंगे। जो पर्टिकुलर पॉइंट में जो मैं डिस्कस करूंगा उसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं, ओके यहाँ पर 501 आया तो कितनी चीजें आती है, कितने आइटम्स आते हैं? टोटल 3 आइटम आते हैं। पहला इन्वेंट्री, जिसका एग्जिस्टेंस कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा आएगा लिटिगेशन एंड क्लेम, कंप्लीटनेस चेक करेंगे। एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर? अब जब मैं इन्वेंट्री आऊंगा तो एक एक क्लोज करते हैं। अब 6 क्वेश्चन है, इसकी लिस्ट है और एक लिस्ट आराम से बैठ जाएगी, बस फिल्टर करते जाइए, दिमाग को तोड़ रखते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करने के लिए। तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अटेंड करना पड़ेगा। सर क्या अटेंड करना पड़ेगा? फिजिकल काउंटिंग, फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। और उसमें कितनी चीजें करनी पड़ेगी? 4 चीजें। सर 4 चीजें क्या करनी पड़ेगी? इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, टेस्ट काउंट करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए वहां पर सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा फॉर फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री चेक करने के लिए? ओके, ही नीड टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग और उसमें 4 चीजें करनी है। इवैल्यूएट इन मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जा रहा है, सेकंड ऑब्जर्व करो काम कैसे कर रहे हैं, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री को एंड टेस्ट काउंट करो। टेस्ट काउंट मतलब रीपरफॉर्मेंस वाला। एंड ओके चेक करो क्या ये एक्यूरेट रिकॉर्ड्स में एंटर किया जा रहा है, यानी ये जो भी एक्यूरेट डेटा है क्या ये रिकॉर्ड्स में एंटर किया जा रहा है क्या? यानी इन्होंने काउंट कर लिया और इधर 10 आए, क्या आप देखो इन्वेंट्री का जो भी रजिस्टर है उसमें 10 लिखा है क्या? इन्होंने 10 लिखा है कि नहीं, ये चेक करो। ये चेक करना इधर का काम है। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। ओके यही क्वेश्चन को एक अलग फॉर्म में लिया था, मैंने बोला था खाली ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा जब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा होगा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा होगा उस टाइम पे क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपके लिए 3 आंसर ध्यान रखने होंगे, 3 पॉइंटर ध्यान रखना होगा। टेक्निकली देखो कुछ याद नहीं आया तो ये आंसर तो आपका बैठ ही जाएगा। ओके सेम लॉजिक, लेकिन इसको लिखने का तरीका एक अलग है। सबसे पहले आप उधर क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे, इवैल्यूएट करोगे, टेस्ट काउंट करोगे। सेकंड ऑब्जर्व करोगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो काउंट किया हुआ है क्या उन्होंने रिलायबली जो काउंट किया है उन्होंने मेथड यूज किया है क्या, वो मेथड रिलायबल है क्या, उन्होंने जो भी काउंट किए होंगे वो रिलायबल है क्या? क्योंकि आप सारा का सारा काउंट तो नहीं करोगे, सारा का सारा काउंट कौन करेगा? मैनेजमेंट। तो क्या उन्होंने पूरा का पूरा काउंट करके आपको अपडेट कर दिया है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट योर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो क्वेश्चन आता है ऑडिट प्रोसीजर फॉर एग्जिस्टेंस इन कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, पहला वाला आंसर जिसमें 2 पॉइंट लिखोगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया भाई एग्जिस्टेंस ऑफ इन कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री देखना है और उसमें फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग देखना है, तो ये पॉइंट 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ओके सर इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा ना? आंसर इज यस। बिना इन्वेंट्री काउंटिंग, बिना प्लानिंग के इन्वेंट्री काउंटिंग हो ही नहीं सकती। और इसका है ना एकदम इजी आंसर है, 2-2 के थोड़े बनाए थे अपन ने। सबसे पहला ओके मतलब इसको एग्जांपल वाइज मैं बताऊं सर क्या था इसके अंदर। मुझे बताइए इन्वेंट्री काउंटिंग करना है तो मुझे जाना पड़ेगा तो उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट होंगे। ओके नाउ एवरी क्लाइंट विल बी विथ मी। ओके हर क्लाइंट के लिए मैं इन्वेंट्री काउंटिंग कब कर पाऊंगा, तो कैसे कर पाऊंगा? ये इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो उसका लॉजिक कैसे होगा? तो सबसे पहला मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहला नेचर ऑफ इन्वेंट्री देखना पड़ेगा। सर नेचर ऑफ इन्वेंट्री मतलब पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, याद आया? सेकंड पॉइंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। ओके डब्ल्यूआईपी स्टेज पे कितना है, क्या है? टाइमिंग ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग और क्या इनका परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री सिस्टम है क्या? ये 5 पॉइंट आपके जनरलाइज सिस्टम थे। ओके तो सबसे पहले क्या क्या देखना पड़ेगा? मैं वापस बोल रहा हूं सर मुझे क्या करना है? प्लानिंग करना है। सर प्लानिंग काय के लिए? अच्छा ये याद नहीं आ रहा होगा तो प्लानिंग के बाजू में लिखना, प्लानिंग काय के लिए? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। प्लानिंग काय के लिए? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। प्लानिंग काय के लिए? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। एवरीबॉडी विथ मी? प्लानिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ये ध्यान रखिए। तो प्लानिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करना है तो प्लानिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करने के लिए पहले मुझे 5 चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन क्या है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है। नेक्स्ट 2 सिनेरियो ओके आरएमएम एंड इंटरनल कंट्रोल, ये 2 पॉइंट अगर याद होगा। एंड लास्ट पॉइंट ओके इसके ये मैनेजमेंट के ये क्या मैनेजमेंट कैसा ये क्या करता है, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन कैसे देता है वगैरह वगैरह क्या चीज होती है। ओके इसका ये फॉर्मली होता है इनफॉर्मली होता है, एक्सपर्ट का ही सही है कि नहीं है। तो टेक्निकली 8 पॉइंट कोई भी लेना है जिसके अंदर आप देखो पहले 5 की जोड़ी बनाओ, उसके बाद 2 की जोड़ी बनाओ, उसके बाद कोई भी 1 पॉइंट ले लो। एक इस तरह से आप कॉन्सेप्ट कर लो। तो नेक्स्ट 2 का तो आरएमएम एंड इंटरनल कंट्रोल है और लास्ट पॉइंट जो आपको चाहिए वो उसके यूज कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग का पॉइंट। अब इसके पहले और एक जो लास्ट आंसर अपन ने कवर किया इधर चार्ट में पहले आ रहा है, थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री रही तो क्या करने का। तो सर थर्ड पार्टी के पास अगर इन्वेंट्री रही, थर्ड पार्टी मालूम है ना इन्वेंट्री अपनी वेयर हाउस में हो सकती है, तो उसके पास क्या करने का। तो सबसे पहले क्या करने का, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दूसरा क्या करने का, इंस्पेक्ट करने का, या और जो और बोला हुआ है इंस्पेक्ट करो और साथ में कोई और चीजें करो। सर साथ में क्या क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर लो, कंफर्मेशन ले लो कि प्लेज रखा है कि नहीं रखा है, अनदर ऑडिटर से रिपोर्ट मंगा लो, याद होगा सर्विस ऑडिटर। ओके उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट ले लेंगे और रिपोर्ट ऑफ सर्विस ऑडिटर ये यूज करो। तो किसी और को बोलो उधर जाके चेक कर ले या उसकी सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले लो, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो
कितनी चीजें करनी है अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है। तो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो पहली चीज आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे और कंफर्मेशन लोगे। सेकंड पॉइंट आप क्या करोगे, ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्ट करोगे इन्वेंट्री। सर इंस्पेक्ट कब करेंगे, हमको जाने का मौका मिला तो, जाने का मौका नहीं मिला तो हम चार चीजें करेंगे, उससे वेयरहाउस रिसीट मंगा लेंगे। सेकंड सिनेरियो या तो उससे पूछ लेंगे कंफर्म करके दे प्लेज रखे है या क्या रखे हुए, प्लेज करके है। तीसरा हम किसी और ऑडिटर को उधर भेज देंगे, जाके चेक करके आ भाई। और चौथा उन्हीं के ऑडिटर की रिपोर्ट हम यूज कर सकते हैं, सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर मतलब उनका कोई ऑडिटर होगा, उनकी रिपोर्ट यूज करेंगे, क्योंकि उनकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा होना चाहिए, ये इन्वेंट्री उनकी नहीं है, ये इन्वेंट्री उनके क्लाइंट की है, ये लिखा होना चाहिए ना, वो चेक करेंगे। एंड दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग। तो थर्ड पार्टी वाला इन्वेंट्री क्लियर है बड़ी। ओके तो मेरे को बताओ पहला क्वेश्चन क्या क्या किया है। सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर फॉर इन्वेंट्री। ओके दूसरा पॉइंट होगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में क्या करना है। तीसरा सिनेरियो होगा प्लानिंग करते हुए क्या फैक्टर्स है। चौथा एक्चुअली ये लास्ट आंसर था पर मैंने चौथा रख दिया क्योंकि ये चार्ट के हिसाब से जा रहे हैं अपन। चौथा आंसर है थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री रही तो क्या करना है। पांचवा और छठा आई होप आपको याद आना चाहिए। 31 मार्च की जगह इन्वेंट्री काउंटिंग ही 4 अप्रैल को हो रही है तो क्या करोगे, इन्वेंट्री काउंटिंग। और एक है 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है लेकिन तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो क्या करोगे। तो नेक्स्ट दो पॉइंट अगर आपको याद होगा, ओके अल्टरनेट डेट। ओके अल्टरनेट डेट के इसमें दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने का। ओके अल्टरनेट डेट में पहला पॉइंट है परफॉर्म अबव प्रोसीजर ऑन दैट डेट एंड चेक। ये वाला आंसर मिला बड़ी। ओके ये आंसर किसके लिए है, अल्टरनेट डेट वाला 4 अप्रैल को, यानी इन्वेंट्री काउंटिंग कब हो रही है, इन्वेंट्री काउंटिंग कब हो रही है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को क्या करेगा, परपेचुअल सिस्टम है कि नहीं देखेगा, सेकंड रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम देखेगा, एंड डिफरेंस है उसके रीजन पता कर लेगा। डिफरेंस कुछ आया तो उसके रीजन चेक करने के लिए। तो इसका मतलब 4 अप्रैल को जाके क्या करने का, 4 अप्रैल को जाके बड़ी यही करने का, ये करने का और मैनेजमेंट को बोलने का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो उसका देख लेने का और उनका सिस्टम बरोबर है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल मतलब क्या, उन्होंने बरोबर परचेज माइनस किए हैं, ओके सेल्स को ऐड किया है क्या, वो आप चेक कर लो, उनके सिस्टम में बरोबर रिलायबिलिटी है कि नहीं वो चेक कर लो एंड दैट इज डन। ओके फेयर इनफ। ओके तुम्हारा काम खत्म होता है। दूसरा सिनेरियो है नीचे है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, अगर आपको याद होगा 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, कब हो रही है 31 मार्च, लेकिन तुम जा नहीं सके। उस केस में क्या करने का, कोई दूसरे डेट पे चले जाइए, कोई दूसरे डेट पे चले जाइए, ऑब्जर्व सम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन आप चेक कर लीजिए। मैंने आपको बताया था इंटरविनिंग दोनों में एक ही चीज है, इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन दोनों में अलग अलग होंगे। इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन एक में अगर 4 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है तो इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन कौन देखेगा, मैनेजमेंट, और आप चेक करोगे उन्होंने जो किया वो रिलायबल किया कि नहीं। और अगर आप ही 4 अप्रैल को जा रहे हो, 31 को काउंट हो चुका है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरविनिंग ट्रांजैक्शन के हिसाब से ये प्लस माइनस कितना हो रहा है। Is that point clear? लेकिन और एक क्वेश्चन है इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मतलब ओके भाई यूक्रेन में इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो भाई यहाँ पर थ्रेट टू लाइफ ऑफ ऑडिटर है, याद है ना भाई, थ्रेट टू लाइफ ऑफ ऑडिटर है तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करो टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट इविडेंस, जिसका सब्सिक्वेंट सेल वगैरह ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। इफ ऐसे ही नॉट ऑब्टेन 705 के हिसाब से मॉडिफाइड करो, क्वालिफाइड दे सकते हो, डिस्क्लेमर दे सकते हो। लेकिन याद रखना जो लास्ट लाइन मैंने लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा लंबा है, टाइम नहीं है, अपन जा नहीं पा रहे तो दिस इज जनरल इनकन्वीनियंस, इट इज नॉट इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकल कब माना जाएगा, थ्रेट टू ऑडिटर। क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आ सकता है। तो यहां पर हुई इन्वेंट्री काउंटिंग की कॉन्सेप्ट। तो इन्वेंट्री में एग्जिस्टेंस कंडीशन में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन की लिस्ट है, समझ में आएगा बड़ी। तो टेक्निकली इन्होंने 6 पॉइंट में डाले लेकिन अपन ने 7 पॉइंट में डिस्कशन किया था। तो जो 5 पॉइंट मतलब ये वाला पोर्शन है ओके इसको अपन 2 में डिवाइड कर सकते हो, आप 6 में डालो या 7 में डालो, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बोलूं एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है तो क्या चेक करना होगा, आपको उधर जाके फिजिकली काउंटिंग कर रही है मैनेजमेंट उस टाइम पे प्रेजेंट रहना होगा और उधर काम करना होगा। तो मेनली काम जो देखोगे ना पहले 2 में ही है, काम पहले 2 में ही है, उसके नीचे काम नहीं है, उसके सब फैक्टर्स इधर उधर की पंचायती बातें, मतलब ये हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, समझा क्या बड़ी, कोई डाउट राघव वेदुला ओके बड़ी कोई डाउट, पक्का समझा, इजी आंसर है बट थोड़ा सा रिफ्रेश करना है अपने को, बस F5 बटन दबाना है, आप F5 बटन दबा दो, अभी इसको एक बार गो थ्रू कर लो, गो थ्रू कर लोगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका। और मैं सही मत रहा हूं, इसको बस एक बार गो थ्रू कर लो और वैसे ही ये रिवीजन लेक्चर मेरे यूट्यूब पे डालने वाला बाद में ओके मतलब ये प्रेम अपलोड कर लेगा, अभी यूट्यूब पे इसलिए मैंने रख रहा हूँ कि क्वेरी वेरी आते आते टाइम लग जाता है यार। ओके राघव अजिंक्य विदुला ओके मतलब माँ कसम दोनों कर्नाटक तो दोनों गायब हो गए वे, थोड़े पेशेंस लगता है समझ रहा है इसमें, इसमें एकदम टेम्परमेंट लगता है ये करने में, मेहनत लगती है, मेहनत तोड़ बाड़ी। ओके ठीक है चलो अगर सैटरडे बर्बाद मत करना मेरा, सैटरडे बर्बाद मत करना, मैं गालियां दूंगा मिल मिल के पकड़ूंगा, माँ कसम बिठाऊंगा पकड़ के सबको बिठाऊंगा। Nevertheless, okay, litigation and claim अगले पड़ाव पे आते हैं, that is called completeness. Completeness of litigation claim क्या सीन है? तो completeness of litigation claim को पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सर मेरे को बताओ मेरे अगेंस्ट 10 केस थे और मैंने 10 केस बताए, तो भाई completeness है, लेकिन 10 थे और मैंने 11 थे लेकिन मैंने 10 बताए, यहाँ पर completeness इशू आया। इस completeness इशू को अपन टैकल कर रहे हैं। तो इसमें आंसर पहला क्या करना है, सबसे पहला याद था अगर ऑडिट प्रोसीजर की बात करें तो इजी आंसर है, ऑडिट प्रोसीजर फॉर completeness of litigation claim तो 3 ही पॉइंट है,
पहले इंक्वायरी करो मैनेजमेंट की और इन हाउस लीगल टीम की, सेकंड मिनट्स ऑफ मीटिंग लो, याद है मिनट्स ऑफ मीटिंग टीसीपी एंड लीगल टीम का नया नाम दिख सकता है, एंड नया क्या है, वेरीफाई लीगल एक्सपेंस अकाउंट, याद है लीगल एक्सपेंस अकाउंट, ओके उसके इनवॉइसेस देखो एंड डब्ल्यूआर ले लो। अगर यहाँ पर अगर अपने को कुछ भी आंसर नहीं मिला, आंसर इज ओवर। अगर इधर अपने को कुछ भी नया नहीं मिला तो आंसर इज ओवर, ओके ये याद रखना। ओके मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ प्रोसीजर, मैं क्वेश्चन क्लास में देखते वक्त ये मैंने क्लियरली समझाया था तो वापस बता रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं ओके ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन क्लेम इन्वॉल्विंग इन एंटिटी विच मे गिव राइज टू RMM, अगर क्वेश्चन आया ओके हमें प्रोसीजर बताइए जिसकी वजह से हमको समझेगा कि यहां पर RMM है कि नहीं है, ये प्रोसीजर होगा। RMM मिलने के बाद नेक्स्ट वाला प्रोसीजर होगा, ये चीज क्लियरली याद रखना। तो अगर मुझे यहां पर अगर मेरे को बताओ, अगर मेरे को 10 के 10 ही नाम मिले, कोई नया नाम नहीं मिला, तो RMM है या नहीं है? नहीं है। ओके तो फिर मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर 10 की जगह मेरे को 11 नाम मिले, क्या मुझे RMM मिलेगा? यस। तो फिर मेरे को आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहला पॉइंट ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन ओके व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर और एक्सप्लेन हाउ ऑडिटर विल डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव राइज टू आप समझ रहे हो, विच में गिव राइज टू RMM। ओके तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा यहाँ पर RMM आया है, तो आपको ये प्रोसीजर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि भाई यार लिटिगेशन क्लेम करते करते मुझे RMM मिल गया है, अब ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? तो ऑडिटर ने ये आगे वाला करना चाहिए। टेक्निकली मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, रिकॉल करवाता हूं। ऑडिटर ने ना दूसरे प्रोसीजर करने चाहिए, दूसरे प्रोसीजर जो करने चाहिए वो करना ही पड़ेगा, साथ में ये प्रोसीजर भी करना पड़ेगा। दूसरे प्रोसीजर में 540 करना पड़ेगा उसको, 540 वैल्यूएशन वाला, और साथ में उसको ये भी करना पड़ेगा। पर साथ में इधर वाला जो आंसर है ना, आपको याद होगा एक्सटर्नल लीगल टीम से बात करनी पड़ेगी। ओके इधर इन हाउस वाला कोई डिस्कशन नहीं करना है, किससे बात करना है? एक्सटर्नल लीगल टीम। तो अगर आपको याद होगा एक्सटर्नल लीगल टीम से बात करेंगे, एक्सटर्नल लीगल टीम को बोलेंगे भाई ये बता यार ये क्या सीन है क्या नहीं है। ओके हो सकता है एक्सटर्नल लीगल टीम हमसे बात ना करे, इट मे हैपन दैट ही मे नॉट टॉक विद अस, एंड ड्यूरिंग दिस सेशन इट मे हैपन दैट ही मे नॉट गिव, अगर एविडेंस एज सच अगर वो नहीं दे रहा है तो हम अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑर्डिनेंस में डाल देंगे। लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो डायरेक्टली क्लोज मत करिए, पहले मैनेजमेंट को भेजिए और मैनेजमेंट को लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजिए। कौन सा भेजिए? लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। मैनेजमेंट को बोलिए यहां पर ये लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी है, ओके मेरे को ये बताती है, ओके 3 चीजें लिख के दीजिए और वो लिख के भेजिए और उसको बोलिए कंफर्म करके दे देवे। तो सबसे पहला पॉइंट ओके ये बता दीजिए मैं जो लिस्ट भेज रहा हूं ये लिस्ट कंप्लीट है। दूसरा सिनेरियो, लिस्ट में जो वैल्यूएशन मैनेजमेंट ने जो मुझे बताया वो ऑलमोस्ट आपके हिसाब से रीजनेबल है। एंड तीसरा सिनेरियो ओके ये लिस्ट के अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको मालूम होगी एडिशनल है। तो ये 3 चीजें लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। लेकिन लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी समझ में आया? एक है लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी और एक लेटर स्पेसिफिक इंक्वायरी। आई होप याद आया क्या बड़ी? लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी ये करिए। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है देयर मे बी अ सिचुएशन दैट यू मे नीड टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल डायरेक्टली। तो और एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल हो सकता है क्या? आंसर इज यस। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लीगल काउंसिल से क्या होगा? तो जब 2 चीजें में आपने ध्यान रखना है। ओके सबसे पहला पॉइंटर है एसआर का फुल फॉर्म सिग्निफिकेंट रिस्क, दूसरा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, एंड तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट और लीगल काउंसिल ये दोनों में डिसएग्रीमेंट है। ये 3 रीजन है। तो याद रखना यहां पर जो अभी सेकंड क्वेश्चन अपन बढ़ रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आ सकता है। मल्टीपल क्वेश्चन को कैसे है? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा RMM आया लिटिगेशन क्लेम में तो क्या करना, तो ये पूरा पूरा आंसर आएगा। ओके ये पहले दिमाग में डालिए। दूसरा ओके मुझे बताइए अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल हमसे बात नहीं कर रहा है तो क्या हम उसको लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेज सकते हैं क्या? अगर यस तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल भेजेंगे? तो 3। ओके क्या ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ सकती है? आंसर इज यस। तो कब सिचुएशन है वो 3 सिचुएशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन ध्यान रखना है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो मेरे को बताओ लिटिगेशन क्लेम में कितने क्वेश्चन है? 2। पहला है RMM ढूंढने के लिए, दूसरा RMM मिलने के बाद। RMM ढूंढने के लिए, RMM मिलने के बाद, RMM ढूंढने के लिए, RMM मिलने के बाद। भारत माता की जय। जेपिंग बड़ी तोड़ बड़ी। तो RMM पहले मिलने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले ओके वैल्यूएशन मेजरमेंट एज पर SA 540 करिए, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजिए जिसके अंदर लिटिगेशन क्लेम क्या रहेगा, एस्टिमेट्स का क्या रहेगा, कंफर्म रीजनेबलनेस रहेगा एस्टिमेट्स का। ये याद रहेगा। ये 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ओके ये अच्छा पहला वाला लिटिगेशन क्लेम की लिस्ट होगी, 10 नाम होंगे। सेकंड है ना मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट्स बताए होंगे ना इतना अमाउंट है वो लिखा होगा। और थर्ड पॉइंट ओके ये लिस्ट के अलावा और कोई भी नया नाम नहीं है, ये मेरे को लिख के भेजिए रीजनेबल है कि नहीं लिस्ट। ओके ये मेरे को चाहिए। लीगल टीम अगर रिफ्यूज करता है तो आप करिए, आप मतलब अल्टरनेट प्रोसीजर करिए। उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में डिसएग्रीमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, कॉम्प्लेक्स मैटर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये याद रखना है। और अगर मैनेजमेंट और लीगल टीम रिफ्यूज करती है मिलने के लिए तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करिए। अल्टरनेट नहीं कर पाए तो 705 करिए। और याद रखना 705 में आपका डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ओके ये वाला ओपिनियन जाएगा, एडवर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर एविडेंस मिल
नहीं रहे, एविडेंस मिलते हैं तो अपन एडवर्स में जाते हैं, एविडेंस नहीं मिला है तो अनेबल टू ऑब्टेन में जाएगा। तो इसीलिए इसका कंटेक्स्ट वैसे रहेगा। भारत माता की जय। जेपिंग क्या बड़ी जनरल हम उससे डायरेक्टली पूछ रहे भाई तू केस के नाम बता और अमाउंट बता। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, अपन मैनेजमेंट के थ्रू बात करेंगे। एक चीज याद रखना, कभी भी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अपन डायरेक्टली बात नहीं करते, हम मैनेजमेंट के थ्रू बात करते हैं। जनरल में उसको पूछ रहे लेकिन जनरल में हम मैनेजमेंट के थ्रू ही भेज रहे हैं, लेकिन तू बता क्या दे। तो जनरल मतलब वही तू लिस्ट बना के दे। अब वो बोल रहा मैं क्या लिस्ट बना के दूंगा यार, टाइम नहीं है या मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। उनका कुछ होगा ना कॉन्फिडेंशियलिटी, उनको लॉ बोल रहा होगा भाई शेयर मत करो, तो उस केस में फिर तू स्पेसिफिक इंक्वायरी बना दे, तू फिर लेटर स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजा दे कि ये केस है कि नहीं, बरोबर इतना बोलते हैं। ओके समझा। यूजुअली अगर उसने बोल दिया रिस्पॉन्ड पहले इसमें जनरल में कर दिया तो स्पेसिफिक इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है ना। ओके ज्यादा है बड़ी। ओके एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है सेगमेंट रिपोर्टिंग। लास्ट कॉन्सेप्ट है सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में अपने को ऑडिट प्रोसीजर में सिर्फ दो ही काम करना है। पहला पॉइंट मेथड समझना है सेगमेंट। अच्छा सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था एस 17 वाला कॉन्सेप्ट था। ओके जो सेगमेंट रिपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट में जाता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब जिसमें 10% या उससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है या सेल्स आ रहा है वगैरह वगैरह हो रहा है, तो वो सेगमेंट को सेपरेटली डिस्क्लोजर में डालना पड़ेगा। वो सेगमेंट कैसा है, उस सेगमेंट का क्या है क्या नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट रिपोर्टिंग। अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया में है पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आप मैनेजमेंट के पास जाइए और मेथड को समझ लीजिए और उस मेथड को टेस्ट कर लीजिए एंड एनालिटिकल प्रोसीजर कर लीजिए पिछले सालों के सेगमेंट के साथ। तो ऑडिट प्रोसीजर कितने सर? ऑडिट प्रोसीजर सिर्फ दो है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मुझे ये मेथड समझना है, जो ऊपर का मेथड है वो समझना है, तो कितनी चीजें करनी पड़ेगी? 4 चीजें करनी पड़ेगी। मेथड समझने के लिए मैं देखूंगा इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। एग्जांपल ओके ऐसा हो सकता है एक सेगमेंट इज डेटर ऑफ अनदर सेगमेंट क्रेडिटर है, ओके वो एलिमिनेट किया है कि नहीं, बरोबर वो ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। उसके अलावा बजट वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैसे डिफाइन किए हुए हैं सेगमेंट के अंदर। मैं वापस समझ रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं। सेगमेंट रिपोर्टिंग में हम क्या चेक कर रहे हैं? दो चीज चेक करनी है, दो काम करने हैं आपको। सबसे पहले मेथड को समझना है। मेथड कौन अप्लाई कर रहा है? मैनेजमेंट। और उस मेथड को चेक करना है। मेथड को चेक करना मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है हम लोग ऐसे ऐसे डिस्कस करते हैं, ऐसे ऐसे डिस्क्लोज करते हैं, तो जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट में चेक करना है अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये पहला चेक करना है। और दूसरा पिछले साल के सेगमेंट रिपोर्टिंग है और अभी के रिपोर्टिंग कंपेयर करके देख लेने का है। अब क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेथड्स, मैनेजमेंट से जाके पूछ रहे हैं कि मेथड्स क्या है, तो वो हम मेथड्स कैसे समझेंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे मेथड्स को? तो अंडरस्टैंड करते वक्त ओके 4 चीजें कंसीडर करिए। सबसे पहला पॉइंट ओके मैनेजमेंट जब भी कोई मेथड बताएगा तो कंसीडर करिए क्या इंटर सेगमेंट निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। सेकंड, मैनेजमेंट कभी भी मेथड बताएगा तो चेक करिए क्या ये बजट वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बेसिस पे सेगमेंट डिवीजन कुछ हो रहा है कि नहीं। ओके क्या एलोकेशन ऑफ एसेट सेगमेंट के लिए कैसे किए हुए हैं। एग्जांपल ओके दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन करंट एसेट, दे हैव डिवाइडेड बेस्ड ऑन फिक्स एसेट, कैसे हुआ सेगमेंट रिपोर्टिंग का साथ में आपको डिस्क्लोजर कैसे किया जाए। एंड कुछ प्रायर पीरियड के आइटम्स है क्या जो करंट ईयर में सेगमेंट के इसमें आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये 4 चीजें वापस आपको ध्यान में रखनी है। मैं वापस बोल रहा हूं ओके मेक श्योर आपको क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करो। ओके matters that are relevant क्वेश्चन समझ लो। matters that are relevant to understand the method of procedure for segment reporting so that we can understand the disclosure is as per AFRF। disclosure is as per तो AFRF के हिसाब से डिस्क्लोजर है कि नहीं, उसके लिए क्या चेक करेगा। ओके पहला क्या इंटर सेगमेंट निकाले हुए कि नहीं। सेकंड क्या बजट और कंपेयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या बरोबर मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। तीसरा सिनेरियो एलोकेशन ऑफ एसेट बरोबर किए कि नहीं, से सेगमेंट का बेस बरोबर है कि नहीं है। एंड प्रायर पीरियड आइटम का जो भी पॉइंट रहेगा ओके वो बरोबर रहा है कि नहीं देखिए। ओके यानी एग्जांपल ओके सर अच्छा बजट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं अपन। ओके देखिए परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग सेल्स ओके अपन ने सोचा था 20% ओके अपना प्रॉफिट रहने वाला है, तो आप कंपेयर कर लीजिए 20% आएगी नहीं सेगमेंट में, ये सेगमेंट से 20% आएगी नहीं, ये सेगमेंट से 30% आएगी नहीं, ये चेक करिए। दैट इज कॉल्ड बजट वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये चेक करना होता है, ये चेक करना है। यहां पर क्या लास्ट वाला क्या चेक करना है, प्रायर पीरियड का क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करिए लास्ट ईयर में ये है कि नहीं है कि नहीं, ये कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। भारत माता की जिपिंग बड़ी। तो ये पॉइंट है, पर ये ऑल टुगेदर ये क्वेश्चन जैन 25 का क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, अपन ने डिस्कस किया था। तो ठीक है आने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन ठीक है पार्ट ये है। दिस इज योर 501। आई होप 501 इज वेरी क्लियर। तो 501 में कितने क्वेश्चन है? 3। पहला है लिटिगेशन क्लेम, दूसरा है सेगमेंट पहला है इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन क्लेम, तीसरा है सेगमेंट। इन्वेंट्री में तुम्हें 7 क्वेश्चन की लिस्ट होगी। सबसे पहला क्वेश्चन होगा फिजिकल प्रोसीजर क्या करेगा। सेकंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में क्या करेगा। तीसरा प्लानिंग के फैक्टर्स क्या होंगे। चौथा मैं मेरी सीक्वेंस से जा रहा हूं जो बुक का सीक्वेंस है, चार्ट का सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने डिस्कशन पॉइंट में किया। चौथा वाला अगर इन्वेंटरी काउंटिंग अल्टरनेट डेट पे होगी तो क्या होगा। पांचवा अगर तू जा नहीं पाया अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस की वजह से। छठा इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन हुआ तो क्या होगा। और लास्ट पॉइंट इन्वेंटरी अगर थर्ड पार्टी पे हुई तो क्या सीन होगा। ये 7 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इसके बाद लिटिगेशन क्लेम में 2 चीजें, आरएमएम ढूंढने के लिए क्या करेगा और आरएमएम मिल गया तो क्या करेगा, और आरएमएम मिल गया तो क्या करेगा। इसके अंदर 2 चीजें और हैं, एक तो स्पेसिफिक इंक्वायरी का लेटर कब भेजेगा और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कब करेगा। ये 2 चीजें ध्यान रखने का। इज द पॉइंट क्लियर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसके अंदर 2 ही पॉइंट है। ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे और मुझे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन समझने के लिए जो एएफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोजर बरोबर है कि नहीं ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके आई होप फ्रीज कर सकते हैं इसको।
ओके इसके बाद जाते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, जो कि सबसे तोड़ इजी होना चाहिए अगर रिकॉल हो गया तो। वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के डेफिनेशन को। आई होप आपको याद होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। आइदर यू एग्री और डिसएग्री, प्लीज कम्युनिकेट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव इफ यू डिसएग्री, ओके, डू नॉट कम्युनिकेट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। ओके, ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। ओके, अगर आप पॉजिटिव भेज रहे हो तो आप कम्युनिकेट करो या आप एग्री करो या डिसएग्री करो, ओके, आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। आप नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्स। ओके, और इसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट है नॉन रिस्पॉन्स का, और एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, दैट इज वेरी, जब अगर कोई मैंने भेजा होगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और वो अनडिलीवर्ड आ गया, क्या आ गया, अनडिलीवर्ड, एड्रेस बराबर था लेकिन वो अनडिलीवर्ड आ गया, तो ये नॉन रिस्पॉन्स में माना जाएगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या है, मैनेजमेंट ने मुझे बताया 10 लाख है और वो जो डेटर है वो बता रहा है 8 लाख है, तो ये होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। आई होप एवरी क्लियर। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन और नॉन रिस्पॉन्स एंड एक्सेप्शन। टेक्निकली अपने इसमें ऐसा क्वेश्चन इन्होंने दिया नहीं है इस पॉइंट का, ओके, लेकिन कल एक सीएफएन का आरटीपी लिया था मैं, कल या परसों में लिया था मैंने, अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। ओके, मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, इंटर केस में देखना, वर्थ क्वेश्चन, वर्थ वॉचिंग है। 2-3 क्वेश्चन बहुत मजेदार लगे, ओके, जो इंटर के लिए भी एप्लीकेबल है। इंटर का ही एक्चुअली वो क्वेश्चन, वो फाइनल में आया हुआ है। तो एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्होंने केस स्टडी बताई और केस स्टडी में बताया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताइए। तो आज मेरे को शाम को याद दिलाना, रात को भेज दूंगा, एक बार जस्ट गो थ्रू करना, और एक कारो का बाद में देखना, कारो का जब अपन मैं रिवाइज वो वापस देखना, तब कारो के इसमें देख लेना, अब मजा आएगा, मतलब यू विल एंजॉय दैट क्वेश्चन। मतलब हाँ, अरे यार कैसे होगा, और ये अपने बेस में डेटा बैंक में है ही नहीं क्वेश्चन ऐसा, तो प्रैक्टिकलिटी कैसे हो सकता है, वो क्वेश्चन का लॉजिक बैठ सकता है बड़ी। ओके, तो ये 4 पॉइंट डेफिनेशन क्लियर है बड़ी। इसके बाद आता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर, एकदम पांचट सा प्रोसीजर है, चोमू सा प्रोसीजर था। सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटरमाइन करिए, क्या असर्शन पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, पहला पॉइंट डिटरमाइन करिए। सेकंड, वो इन्फॉर्मेशन एग्जांपल डेटर्स के ऊपर चाहिए, क्रेडिटर्स के ऊपर चाहिए, बैंक बैलेंस के ऊपर चाहिए, ओके, किसके ऊपर चाहिए, लोन एग्रीमेंट के ऊपर चाहिए, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें से चाहिए वो पता करिए। ओके, डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, कान खुले, डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, ओके, एप्रोप्रिएट पार्टी ढूंढिए, उसमें से निकालिए ना किससे कंफर्मेशन करना है। अब डेटा 100 डेटास है, 100 डेटास में से किससे कर रहे हो, मिस्टर पी से, मिस्टर क्यू से, मिस्टर आर से, ये आप एप्रोप्रिएट पार्टी ढूंढिए। ओके, और ये एप्रोप्रिएट पार्टी ढूंढने के बाद डिजाइन करिए। सर डिजाइन क्या करना, सीआर, सीआर का फुल फॉर्म होता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करने का, और ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या करने का, सेंड करने का और उसका फॉलो अप करने का। ओके, बस याद रखना, डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करते वक्त, ओके, मैं आपको अगले ही पॉइंटर पे फैक्टर्स बता रहा हूं, तो ये जो फैक्टर्स है ना अगले इसमें, ओके, ये अगले फैक्टर्स है फॉर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते वक्त। ओके, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, ओके, फॉर सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये समझ में आ रहा है बड़ी। ओके, तो अगला क्या है, फैक्टर्स है जिससे हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैसे बनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट, असर्शन क्या चाहिए, आरएमएम कितना है, कम्युनिकेशन कैसा हुआ है, प्रेजेंटेशन कैसा चाहिए, ओके, प्रायर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन है कि नहीं है, इंटेंडेड पार्टी एबिलिटी है कि नहीं है। ये पॉइंटर थे, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं क्या सीन है। मैं बोल रहा हूं सर मैं क्या बना रहा हूं, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना रहा हूं, मतलब मैं लेआउट जैसा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या आएगा, मेरे लेटर हेड वगैरह कैसा होगा, वो मतलब ये किस तरह से होएगा, उसमें सबसे पहले असर्शन क्या चाहिए वो देखो, उसके अंदर वो कंटेंट आना चाहिए। सेकंड, आरएमएम है क्या, आरएमएम ज्यादा रहा तो डिटेल ज्यादा चाहिए, वो इनवॉइसेस की पूरी डिटेल मांगो। ओके, एक इनवॉइस करके दो, टोटल मत दो, 10 लाख मत दो। अगर आरएमएम है तो भाई यार 1 लाख का इनवॉइस, 1 लाख 3 लाख का अलग अलग करके कंफर्म करो, अलग अलग, जितना ज्यादा आरएमएम अलग अलग कंफर्मेशन लो। ओके, तीसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन मतलब क्या सर, कम्युनिकेशन हम कैसे करना चाहते हैं। ओके, बेसिकली पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ओके, अगर आपको अगर पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन करिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन, लेआउट कैसा होगा, लेआउट फॉर्मेट कैसा होगा, लेआउट फॉर्मेट समझ में आ रहा है, लेआउट का कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, प्रायर एक्सपीरियंस क्या था। ओके, लास्ट ईयर भी उसको भेजा था, उसका आंसर नहीं आया, तो वापस भेज के फायदा है क्या। ओके, लॉजिकली प्रायर एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, क्या मैनेजमेंट ऑथराइज कर रहा है, उसको ऑथराइज कर रहा है, उसको भेजना है, उसके भेजने में मैनेजमेंट मना कर रहा है, तो मैनेजमेंट अगर मना कर रहा होगा तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कितनी चीजें मना कर रहा है, क्या मना कर रहा है, और उसके स्टेप्स क्या लेंगे। इंटेंडेड पार्टी एबिलिटी, यानी मेरे को बताओ सामने वाला बंदा कंफर्म करेगा कि नहीं करेगा, उसकी एबिलिटी पे भी तो निर्भर है। तो बंदा एग्जांपल, ओके, अगर आपको एक कंपनी से कंफर्म करना है, एचयूएल से हमने ऑर्डर किया था रॉ मटेरियल, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कौन सा डिपार्टमेंट है जो कंफर्मेशन करेगा। ओके, एचयूएल को भेज के फायदा नहीं होगा ना, एचयूएल सेल्स डिपार्टमेंट, एचयूएल का सेल्स डिपार्टमेंट विल बी यार, उन्होंने परचेज इनवॉइस बनाया होगा ना, उन्होंने सेल्स इनवॉइस बनाया होगा जो हमारे लिए परचेज इनवॉइस होगा। तो वो इंटेंडेड पार्टी की एबिलिटी देखो, क्या वहां पर वो बंदा है कि नहीं है, ओके, कौन सी पोजीशन में काम करता है, वो सब एबिलिटी चेक करनी चाहिए। ये फैक्टर्स है। तो क्वेश्चन है सर ये फैक्टर्स किसके लिए, ये फैक्टर्स है फॉर कंसिडरिंग, ओके, फॉर डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फॉर डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ओके, चेक करना चाहिए,
एड्रेस चेक करना चाहिए, उसके साथ में एक फैक्टर्स नहीं है, वो फैक्टर्स की लिस्ट में डिजाइन करने के लिए नहीं, लेकिन उसके अलावा 2-3 पॉइंटर है, 2-3 पॉइंटर आपको चाहिए, अपन ये इसके नीचे लिखेंगे ना, एक तो एड्रेस चेक करना चाहिए, एड्रेस में सैंपल बेसिस पे चेक करना चाहिए। दूसरा सिनेरियो अपन ने और एक चीज करनी चाहिए, मेरे को बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव में रिस्पॉन्स कम आता है। अच्छा, पॉजिटिव में भी अगर आपको याद होगा 2 है, एक में हम ओपन भेज सकते हैं, ब्लैंक भेज सकते हैं, और एक में फिल करके भेज सकते हैं, याद है? ओके, अमाउंट करके अब मैं बोलूंगा भाई साहब मेरे को बताइए आपका कितना बाकी है, ओके बताइए। अब ये है पॉजिटिव प्लस ब्लैंक, और मैंने बोला 10 लाख बाकी है, ये बताइए किस में रिस्पॉन्स आने के चांसेस है? ओके, पॉजिटिव प्लस 10 लाख, पॉजिटिव प्लस ब्लैंक में रिस्पॉन्स आने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि वो ढूंढेगा किधर यार अपने इनवॉइसेस, तो इसीलिए आप देखिए। लेकिन परसुएसिव कौन सा है सबसे ज्यादा? परसुएसिव मतलब मोर कंक्लूसिव कौन सा है? पॉजिटिव। उसके अलावा ब्लैंक वाला मोर परसुएसिव है, लेकिन उसके आने के चांसेस कम रहेंगे। तो आपने इस तरह से देखना है कौन सा क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, और एड्रेस चेक भी करना चाहिए। ओके, ये होने के बाद नेगेटिव कंफर्मेशन कब चाहिए उसको छोड़ दो। ओके हाँ, उसको छोड़ना, वो वही वाला पॉइंट रहेगा। सबसे पहले नेगेटिव लास्ट में करना था। इवैल्यूएशन है, मैनेजमेंट, पहले मैनेजमेंट रिफ्यूजल करो, मैनेजमेंट रिफ्यूजल देखो। अच्छा सर, क्या मैनेजमेंट मना कर सकता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने के लिए? ओके, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का क्या करो? इंक्वायरी। दूसरा पॉइंट क्या करने का? इंप्लीकेशन देखने का अपने ऑडिट रिपोर्ट में, और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करने के। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में अगर अनरीजनेबल लगा, फ्रॉड और SA 260 के हिसाब से, और फ्रॉड फैक्टर देखने का, और SA 260 के हिसाब से कम्युनिकेट करने का, और 705 में देखने का। और अगर मैनेजमेंट का रीजनेबलनेस लगा, रिफ्यूजल मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है जो वो सही है। कैसा था, क्या रिफ्यूजल का एग्जाम्पल था? ओके, मेरा केस हुआ, लिटिगेशन केस हुआ है, या गुड्स क्वालिटी सही नहीं है। ओके, गुड्स जो भेजा हुआ है क्वालिटी सही नहीं है यार, उसमें हम लोग का ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस केस में रीजनेबल लगा, तो अल्टीमेटली अल्टरनेटिव प्रोसीजर करके काम कर लीजिए। ओके, लीगल डिस्प्यूट्स, निगोसिएशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, उसकी वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस चेक कर लीजिए। ओके, मैं वापस आपको बताता हूँ, याद रखना अल्टरनेट प्रोसीजर और वैलिडेट रिस्पांस चेक करना, ये दोनों में आंसर अलग है। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, अलर्ट रखना है। मैं वापस बताऊं, देखिए आप आए मेरे पास, ओके, आप मेरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। ओके, मैंने ये एग्जांपल सेम क्लास में दिया था। आप प्रशांत सर मेरे डेटर है, ओके, प्रशांत सर से 10 लाख आना बाकी है। ओके, आपने बोला प्रशांत सर को मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहता हूं। मैंने बोला प्रशांत सर के साथ केस चल रहा है और 10 लाख आना बाकी है, एक्चुअली 20 लाख था, वो 10 लाख कोर्ट की वजह से हुआ है, तो और बिगाड़ो मत। तो आपने बोला ठीक है। ओके, तो आप बोले मेरे को कोर्ट के पेपर दिखाओ, तो मैंने उठ के आपको कोर्ट के पेपर दिखा दिया। ओके, मेरे को बताओ ये क्या है? क्या ये अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है? नहीं, ये है आपका वैलिडिटी और रीजनेबलनेस चेक करने का कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है बड़ी। ये वैलिडिटी रीजनेबलनेस चेक करोगे, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। और अब अल्टरनेट प्रोसीजर क्या होगा? अल्टरनेट प्रोसीजर होगा, ओके, आगे अगले महीने रुको, अगले महीने में आपको इनवॉइसेस आए क्या, पैसा आया क्या? ओके, अगले महीने बैंक स्टेटमेंट चेक करो, ये होगा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर वो डेटर्स है तो पैसा आया क्या, क्रेडिटर्स है क्या, आपने उसको पैसा दिया क्या, ये चेक करना इज अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो आप याद रखना, वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस एंड अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में कंफ्यूजन मत करना। वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ये दोनों अलग अलग है। भारत माता की जय रहेगा बड़ी एवरीबडी। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए। ओके, ये ध्यान रखना। मैं और ये इसके बाजू में मैंने लिखा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर मिला क्या? अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल के लिए क्या होगा? अकाउंट पेएबल के लिए कैश डिसबर्स हुआ है, करस्पॉन्डेंस क्या हुआ है? ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए कैश रिसीट हुआ है, शिपिंग कुछ हुआ है क्या? आई होप झेपा ना। अच्छा, वैलिडिटी रीजनेबलनेस के लिए क्या एग्जांपल लिख सकते हो? इसके लिए एग्जांपल क्या देखोगे? कोर्ट के पेपर। ओके, वही वो ऊपर का जो है ना, यही आंसर, ये वैलिडिटी रीजनेबलनेस चेक करना है, कोर्ट पेपर वगैरह चेक करो। ओके, आई होप तोड़ मालिक लॉजिक बेटर है सबको, तो सब रिकॉल हो रहा है, आंसर याद आ रहे हैं। ओके, फिर रटने का कॉन्सेप्ट बाद में रखेंगे, पर याद हो गया? बोल बड़ी। रीजनेबलनेस के लिए ये 3 है, और वैलिडिटी के लिए नीचे कोर्ट पेपर है, नथिंग। ओके, रीजनेबल है। अच्छा, ये ग्राउंड रीजनेबल लगा, लेकिन इसको वैलिडिटी नहीं मालूम कैसे पड़ेगा? कोर्ट पेपर मांग लो। ओके, जो भी आपके और इनवॉइसेस कुछ होंगे वो मांग लो। और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर बोला मतलब वो क्या करने का, वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप एमसीक्यू वगैरह थियरी में बहुत शिद्दत से ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी बारीकी चीजें हैं, ओके, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू टेक केयर ऑफ इट। आई एम टेलिंग यू, okay, it will be a biggest blunder if you don't take care of all these things. Okay, can we close on this buddy? अब क्वेश्चन है, ओके, इवैल्यूएशन करते हैं, उसके ऊपर इवैल्यूएशन वाला आंसर है। इवैल्यूएशन, अगर रिस्पांस आया विदाउट एक्सेप्शंस, हैप्पी। ओके, रिस्पांस आया विद एक्सेप्शन, ओके, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करिए। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर मतलब इन्वेस्टिगेट करिए, इंक्वायरी करिए। वैसे ये आंसर दिए नहीं आपके मॉड्यूल में, लेकिन मैंने आपको लिख के दिया है और समझाया भी था क्लास में। ओके, रिस्पांस आया लेकिन रिस्पांस अनरिलायबल है। सर अनरिलायबल मतलब आपको रिस्पांस चाहिए था मेरे से, लेकिन रिस्पांस मेरे स्टाफ ने दे दिया है, तो अनरिलायबल है कि उसने बिना चेक किया दिया होगा। याद होगा प्रशांत सर ने वो मतलब सारगी ने मालूम है ना, बिना देखे स्टैम्प मार दिया। प्रशांत सर को परेशान नहीं करना चाहिए। आई होप याद आया एग्जांपल। ओके, तो वो रहा, तो ये अनरिलायबल है, तो उसके अंदर भी क्या करने का? एडिशनल काम करने का। ओके, एंड नॉन रिस्पांस आया तो क्या करने का? अल्टरनेट। नॉन रिस्पांस मतलब आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता दिया था कब नॉन रिस्पांस रहेगा। और एक लास्ट आंसर है, नेगेटिव कंफर्मेशन कब देना चाहिए। तो पहला मैं बोल रहा हूं, याद करना आंसर, मैं रिकॉल कराता हूं। नेगेटिव कंफर्मेशन तब करोगे जब ये चारों पॉइंट साथ में कवर होंगे।
अगर चारों में से एक में नेगेटिव कन्फर्मेशन करना है ऐसा नहीं है। ओके, व्हेन ऑल 4 पॉइंट्स आर कंप्लाइड देन ओनली नेगेटिव कन्फर्मेशन शुड बी यूज्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? फर्स्ट, आरएमएम कम है, अच्छा आरएमएम सेकंड पॉइंट है वो, आरएमएम पहला पॉइंट है पॉपुलेशन बड़ा है और अमाउंट छोटा है। सेकंड, आरएमएम बहुत कम है, एक्सेप्शन आने के चांसेस कम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई और रीजन नहीं है। अगर ऑल 4 कंडीशन शैल बी कंसिडर्ड, अगर चारों कंडीशन पूरी हुई तो ही नेगेटिव दोगे, नहीं तो नेगेटिव नहीं दोगे। तो मेरा क्वेश्चन है नेगेटिव कन्फर्मेशन के लिए कितनी कंडीशंस है? 4। पहला पॉइंट पॉपुलेशन बड़ा है और अमाउंट छोटे है। सेकंड, आरएमएम कम है, एक्सेप्शन आने की चांसेस कम है, एंड ऑडिटर को डज नॉट हैव एनी अदर रीजन टू बिलीव दैट व्हाई ही शुड नॉट परफॉर्म नेगेटिव कन्फर्मेशन। इन दैट केस ही विल परफॉर्म नेगेटिव कन्फर्मेशन। आई होप एवरी क्लियर बॉडी? यस और नो? ओके, तो यहां पर याद रखना और एक याद रखना। ओके, यहां पर स्टार मार्क कर देते हैं। Auditor shall determine address validity. Auditor shall determine address validity. Second, positive confirmation is more persuasive than negative confirmation. Positive confirmation is more persuasive than negative confirmation. Next, positive confirmation is more persuasive than negative confirmation. इधर तक लिखा पड़ी? आई होप ये सब धीरे धीरे रिकॉल हो गया। ओके, अपन ने एकदम अच्छे से टाइम लेके वापस समझा दिया मैंने और रिकॉल हो गया। बस आप अगर आपको वापस कुछ कॉन्सेप्ट नहीं याद आया तो पूरा लेक्चर देखने की जगह ये रिवीजन लेक्चर देख लो, काम खत्म हो जाएगा आपका। ओके, और तीसरा पॉइंट, ओके, पॉजिटिव एंड ब्लैंक इज बेस्ट बट रिस्पॉन्स रेट इज लो। तो भारत माता की जय, शिपिंग बड़ी। तो डन बड़ी, पक्का डन। क्लोज करें, ऑनलाइन पढ़ लो, क्लोज बड़े आगे, और एक स्टैंडर्ड खत्म करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट का। ठीक है बड़ी, चाय वाय ले लेते हैं। ठीक है, तोड़ मारे। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन द 510। 510 इज नथिंग बट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। बहुत इजी आंसर है और ये इसमें टाइम लगना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान सा पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ एक ही स्टैंडर्ड है जो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, वो है 530। बाकी 520 आपके दिमाग में बैठना आसान सा पॉइंट है, याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। 550 आसान सा पॉइंट है, 540 सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 610 तो और भी इजी है, इंटरनल ऑडिटर, उसको यूज करने के पहले आपको क्या करना होगा। तो टेक्निकली अगर मैं देखो 530 छोड़ दिया ना तो बाकी सब मैनेजेबल है इस चैप्टर में। हाँ, उसके अलावा 560, 570, 580 वो रिसेंटली किया तो रिकॉल होना संभावना ज्यादा ईजी है और वो बहुत ईजी भी है। जिसमें से अगर 570 देखे तो अपना ऑडिट रिपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट, ओके, 560 देखे तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स याद है, बहुत अच्छे से किया था 560 वाला। और 580 वाला तो क्या है, WR की तो बात ही क्या करने का। WR वाला कॉन्टेक्स्ट क्या चाहिए, WR किसके लिए चाहिए रहता है? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज के लिए WR चाहिए। मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी मतलब तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बनाया और तुमने ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड सेकंड पॉइंट असर्शंस के लिए चाहिए रहता है, स्पेसिफिक असर्शन के लिए। और तीसरा रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर WR नहीं मिला और रिलायबल नहीं रहा तो क्या करना है वो देखेंगे बड़ी। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये देख लीजिए, फिर इसके बाद और एक सेशन देखेंगे। वो सेशन में अपन को 530 में थोड़ा टाइम लगेगा, 520 इजीली हो जाएगा, 550 इज ओके। रिलेटेड पार्टी को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बाकी मैनेजेबल है। तो अगर आप वो सेशन भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो अपना कंट्रोल टोटल विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर ऑल्सो डन बड़ी। फिर और एक चैप्टर रहता हो, तीसरा चैप्टर भी वो भी हो गया। फिर तो बात फिर ऐसे करते करते जाइए। बस लाज रख लेना मेरे बच्चे, लाज रख लेना, लाज समझ में आ रहा, लाज रख लेना, तोड़ बड़ी। ओके, तो 510 आई होप इमोशन वाइज समझ रहे होंगे। 510 सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ। ओके, तो मेरे को बताओ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या होता है। ये डेफिनेशन तो सबको याद होना चाहिए। इसका मतलब प्रायर पीरियड के बुक्स क्या हुए थे, अनऑडिटेड, या तो प्रायर पीरियड के ऑडिट किसने किया, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया था। प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया, बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, ये और काट दो, प्रीडिसेसर ऑडिटर बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। आपके इसमें भी और प्रिंट है ही ना? हाँ, तो ये शायद वो ठीक है, पुराना वर्जन आ गया तो शायद उसने अपडेट किया नहीं कि मैं देखा था उस दिन तो, पर ये निकल गया था, पर पता नहीं। ठीक है, अपडेट कर देना बड़ी। ओके, उसके बाद और क्या देखना है, ओपनिंग बैलेंस इज अकाउंट बैलेंस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर। ये डेफिनेशन अपन ने देख लिया, कवर कर लिए थे। प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन रहता है?
प्रेडिसेसर ऑडिटर कौन रहता है? पिछला वाला ऑडिटर। लेकिन वो ऑडिटर और ये करंट ऑडिटर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, तब जाके प्रेडिसेसर ऑडिटर बोलोगे। अगर मैं ही ऑडिटर लास्ट ईयर था तो इट इज कॉल्ड रिकरिंग ऑडिटर। ओके, प्रेडिसेसर ऑडिटर मत बोलना। ओके, अब ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना, शायद आपको याद है, नहीं याद है तो भाई रिकॉल करिए। भाई साहब, दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या ओपनिंग बैलेंस में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉम्प्रोमाइज करेगा, पहला पॉइंट। ओके, याद रखना। एंड सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं काम करूंगा। ओपनिंग बैलेंसेस करंट ईयर को इफेक्ट कर रहे हैं और अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट की नहीं। को याद होगा मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था। तो देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस को मैं कुछ इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूं स्क्रीन पे। ओके, ये थे लास्ट ईयर का बैलेंस, लास्ट ईयर का, ये है करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, ये करंट ईयर में। तो लास्ट ईयर का बैलेंस इधर था, ओके, करंट ईयर का बैलेंस इधर आएगा। ओके, तो अपने को क्या चेक करना है? अपने को ये चेक करना है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ये जो करंट लास्ट ईयर का बैलेंस है और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, ये बराबर है कि नहीं है। क्या इसकी वजह से, इस बैलेंस, इस अमाउंट की वजह से करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो रही है क्या, ये पहले चेक करेंगे। और लास्ट ईयर के जो अकाउंटिंग पॉलिसी जनरलाइज है और करंट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो बराबर है कि नहीं, वो चेक करना है। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी में कंफ्यूजन था, ड्यूरिंग द लेक्चर भी मैंने समझा था, वापस मैं समझा देता हूं, फटाफट ध्यान रखना। तो सबसे पहले, ओके सर, प्रोसीजर बताइए। सर ये प्रोसीजर किसके लिए? प्लीज माई बाप याद रखना, ये प्रोसीजर इज फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट फॉर सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव खाली कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिए प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहला, ओके, आपको क्या करना है? अगर याद है आपको ऐसा ऐसा एक्शन किया था मैंने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंपेयर करो, कंपेयर ओपनिंग बैलेंसेस विद क्लोजिंग बैलेंसेस, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करो। सेकंड, अकाउंटिंग पॉलिसी, इधर वर्ड डाल के रखना एप्रोप्रिएट है कि नहीं। ओ भाई साहब, अरे सर ये तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ना। अरे मेरे भाई, सेकंड ऑब्जेक्टिव का प्रोसीजर ही नहीं है, ये पहले ऑब्जेक्टिव का प्रोसीजर है। पर ये अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट है कि नहीं, मतलब क्या है? ओके, इधर जो डाला हुआ है अपन ने, इधर 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 जो पॉइंट है, इधर जो है, इधर जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो बराबर है कि नहीं। एग्जांपल इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री के लिए लिफो एप्लीकेबल है क्या इनको? नहीं है। ओके, वेटेड एवरेज है, तो क्या इन्होंने वेटेड एवरेज ही लिया है क्या, ये चेक करो। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसके लिए चेक करो कि लास्ट ईयर की वेटेड एवरेज है और वही करंट ईयर में है, और अगर नहीं हुआ है तो डिस्क्लोजर में दो। ओके, तो इधर एप्रोप्रिएट है कि नहीं ये चेक करना है। आई होप याद आया क्या बड़ी? ओके, याद आया, क्लास में मैंने क्लियर बताया था। तो सेकंड, अच्छा मेरे को वापस बताइए, प्रोसीजर कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए? प्रोसीजर फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना, प्रोसीजर इज फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ओके, एंड तीसरा पॉइंट, परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। सर नीचे 3 पॉइंट दे रहा हूं, उसमें से कोई भी एक परफॉर्म या 2 परफॉर्म करिए, 3 कोई भी कैसे भी परफॉर्म करिए। कॉपी ऑफ प्रायर पीरियड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लीजिए, यानी एग्जांपल प्रीवियस ईयर ऑडिट किया होगा अगर प्रीवियस ईयर ऑडिट ने, उससे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ले लीजिए, उस पर रिलाई कर सकते हो। याद होगा उस पर रिलाई करना ही पड़ेगा क्योंकि अपन, अरे वो भी तो सीए ही है। ओके, तो ये रिलाई कर लेंगे, दैट्स व्हाट योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए इन करंट पीरियड, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एग्जांपल मेरे को बताओ, डेटर्स जो ओपनिंग बैलेंसेस में थे 10 लाख बताया, क्या वो करंट ईयर में उनका पैसा आएगा? परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ऑन दैट। तो करंट एसेट्स में कुछ करंट एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जिसपे करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सारे करंट एसेट पे नहीं कर सकते। एग्जांपल इन्वेंट्री काउंटिंग, मेरे को बताओ इन्वेंट्री काउंटिंग कब करनी है अपने को? 31 मार्च को, याद है ना बड़ी? लेकिन अब मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंस की इन्वेंट्री काउंटिंग जो 31 मार्च पिछले साल का और 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को ये जो बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री है, ये कैसे चेक करूं मैं? तो इसमें आपको बीच में जाके चेक करना पड़ेगा, प्रोसीजर करना पड़ेगा। भले ही आप वो 501 31 मार्च को नहीं करोगे, लेकिन बीच में जाके क्या करोगे? तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, ये परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिक्स एसेट रजिस्टर देखना पड़ सकता है आपको। फिक्स एसेट रजिस्टर क्यों देखना पड़ेगा? मैनेजमेंट बोल रहा है हमारा पीपी 5 करोड़ है, लेकिन 5 करोड़ का वेरिफिकेशन कैसे करूंगा मैं? तो 5 करोड़ का देखने के लिए फिक्स एसेट रजिस्टर वगैरह वगैरह देखना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर्स आपको ध्यान में रखना है। तो ये बी और सी है। तो मेरे को बताओ, याद करके बताओ, और ये कॉन्सेप्ट याद रखा। अगर मिस स्टेटमेंट मिला ओपनिंग बैलेंस में तो किसको बताओगे? टीसीएफजी। एंड 5वां पॉइंट और एक डालना है तो डाल दीजिए 705 करिए। ओके, कौन सा करिए? 705। तो मेरा क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग बैलेंसेस बताइए। ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग बैलेंसेस बताइए, कितने लिखोगे? 5। अगर मैं बोलूंगा ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, विच इज अफेक्टिंग करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पता करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर कितने है? यही 5 है। बस मेक श्योर ये 5 में, ये 5 जो है ना, ये फिर पहले ऑब्जेक्टिव को लेकर है। किस कौन सा ऑब्जेक्टिव को? पहले ऑब्जेक्टिव को। आई होप झेपिंग बड़ी। ओके, तो प्रोसीजर बताइए। सबसे पहले क्या चेक करूंगा? आपको याद होगा करंट और क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये चेक करने का है। सेकंड, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट है, कंसिस्टेंट नहीं, एप्रोप्रिएट है। इज द पॉइंट क्लियर? थर्ड पॉइंट, परफॉर्म वन और ऑफ द फॉलोइंग। ओके, उसमें 3 चीजें हैं। प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट ले लो, परफॉर्म प्रोसीजर करो करंट ईयर में, और तीसरा परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर करो। जो करंट ईयर में होगा वो करंट एसेट्स के लिए हो सकता है नहीं भी हो सकता है। एंड जो स्पेसिफिक प्रोसीजर बोला हुआ है, दिस विल बी फॉर नॉन करंट एसेट्स। आई होप क्लियर है। ओके, चौथा मेन पॉइंट, मिस स्टेटमेंट आया, टीसीएफजी को बताओ ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है। एंड 5वां पॉइंट, अगर वो रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ओके, कौन सा स्टैंडर्ड यूज करो? ओके, लॉजिकली 705, मॉडिफाई द ओपिनियन। भारत माता की जय। ओके, ये होने के बाद आपके लिए और एक क्वेश्चन है, फैक्टर्स। सर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सर ये क्या बोल रहा है? याद नहीं होगा 100% मेरे को गारंटी है। ओके, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये जो ऑडिट प्रोसीजर है, जो ऑडिट प्रोसीजर अपन करने वाले, ओपनिंग बैलेंस को चेकिंग करने वाले, कितना करूं, ज्यादा करूं या कम करूं?
ज्यादा करूं या कम करूं, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। अच्छा मेरे को बताओ, अगर प्रीवियस ईयर बुक्स ऑडिट हुई है तो ओपनिंग बैलेंस पे काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम करेंगे, बस सेम फैक्टर्स है। अच्छा आरएमएम नहीं है, ओपनिंग बैलेंस में आरएमएम नहीं है तो चेकिंग कम करेंगे, वही तो कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर मेरे को बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है तो ओपनिंग बैलेंस की चेकिंग कम करेंगे। ओके सर, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, ओके यानी आरएमएम है कि नहीं, वो एबीसीडी में आरएमएम है कि नहीं, चेकिंग कम करेंगे। अगर आरएमएम नहीं है, आरएमएम है तो चेकिंग ज्यादा करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, क्या ओपनिंग बैलेंस इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्या? बहुत सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे क्या? अगर बहुत सारे ओपनिंग बैलेंसेस में तो भाई सब चेकिंग ज्यादा करो। एंड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए कि नहीं हुए, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुए हैं तो ओपनिंग बैलेंस में चेकिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सर? ये फैक्टर्स है सर। फैक्टर्स किसका है? वेदर ओपनिंग बैलेंस में हमने काम ज्यादा करना चाहिए, नेचर एंड एक्सटेंट, हमने काम ज्यादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ओपनिंग बैलेंस में कैसे पता करेंगे? तो कितने फैक्टर्स है बड़ी? 4। एक इजी फैक्टर से देखते हैं। पहला पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा पॉइंट आरएमएम, तीसरा पॉइंट ओपनिंग बैलेंस का सिग्निफिकेंस कितना है, एंड चौथा पॉइंट प्रायर पीरियड बुक्स ऑडिट हुए कि नहीं हुए। दैट्स इट, दिस इज योर फ्लो ऑफ दिस फैक्टर्स। ओके अब थोड़ा सा जो मैंने बताया था अगर आपको याद होगा, ओके ये वाले कॉन्टेक्स्ट में आप ध्यान, ओके इधर का ए बी सी आपको दिख रहा है बड़ी, ए बी सी। अच्छा थर्ड वाला पॉइंट है परफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये एनी ऑफ द फॉलोइंग में क्या परफॉर्म करना है वो आपका पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, प्रायर पीरियड ऑडिट हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट कंसीडर करनी चाहिए आपने। और याद होगा तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट 560 में समझाया था, क्या आपने चेक करना चाहिए? करंट ईयर मटेरियल स्टेटमेंट मिला है अबाउट प्रीवियस ईयर, किसको अपडेट करना पड़ेगा? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट किसको बोलेगा? प्रीवियस ऑडिटर। और प्रीवियस ऑडिटर क्या फॉलो करेगा? 560 का लास्ट आंसर याद है, फैक्ट व्हिच केम टू नो ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। ओके देन इट अर्लियर मालूम पड़ता तो उसका ऑडिट रिपोर्ट चेंज होता, याद आया? वो उसका डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, इंक्वायर विद द मैनेजमेंट, याद आया? ओके डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स अमेंडमेंट, भारत माता की जय तोड़, आई होप याद है। तो प्रायर पीरियड आइटम के लिए अगर ऑडिटेड हुए तो उसने ये करना चाहिए। फॉर करंट एसेट्स क्या करना चाहिए? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट ईयर में कलेक्टिव एविडेंसेस। फॉर नॉन करंट एसेट्स स्पेसिफिक प्रोसीजर। स्पेसिफिक प्रोसीजर का एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको? फिक्स एसेट रजिस्टर चेक करना चाहिए, फिक्स एसेट रजिस्टर चेक कर लो पीपीई के लिए। ओके फिक्स एसेट रजिस्टर चेक कर लेने का, भारत माता की जय। जेपा क्या बड़े एवरीबॉडी, ओके लॉजिक समझा? क्लोज करें। एंड लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, if you are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, qualified or disclaimer, opening balance में क्लियर रखना है depending on pervasive। opening balance contain misstatement, okay material misstatement, qualified और adverse। अगर misstatement रहे तो, evidence नहीं मिले तो disclaimer, और ये नहीं तो ये रहे। और याद रखना accounting policy of prior period not consistent or change or not properly accounted तो qualified और adverse। अगर accounting policy सही नहीं है तो याद रखना मालिक। ओके अब बंद हो गया सर, मैं अभी इनके मजे ले सकता हूँ। ओके आई होप क्लियर है बड़ी। मैं यहाँ से मेरा माइक चालू कर सकता हूँ, आपकी आवाज तो ऊपर जाएगी। ओके थोड़े भाई, अच्छा मेरे को बताओ ये समझा क्या? तो मेरे को बताओ रिपोर्टिंग पॉइंट समझा? तो मेरे को एक चीज याद करके बताओ, ये और 710 कैसे अलग है? ये और 710 कैसे अलग है? याद करो याद करो, रिसेंटली खत्म किया है। 710 में कॉलम चेक करते हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। यानी 710 में अगर आपको याद होगा 2 साल के फिगर साथ में दिए जाते हैं और अगले साल भी 2 साल के फिगर हो गए, तो इसमें 23-24 का फिगर होगा, 23-24 का फिगर होगा। यहां पर भी 23-24 का फिगर डाला जाएगा ना। ये और ये चेक करना इज नथिंग बट 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। और ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना मतलब पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन, ये चेक करना इज ओपनिंग बैलेंस। तो 510 है। 510 किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल ऑडिट को। 710 किसको एप्लीकेबल है? सबको। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, एवरीवन। 710 का पॉइंट आई होप याद है बड़ी। ब्रॉड डाउन समझो, मैं रिकरिंग ऑडिटर हूँ, रिकरिंग ऑडिटर, मैं बस ब्रॉड डाउन का वैल्यू से चेक कर सकता हूँ ना कि पिछले साल जो था कैरी फॉरवर्ड अच्छे से कर सकता है, पर जरूरत है नहीं वो। नहीं। अच्छा वही मैं बोल रहा हूँ, पर टेक्निकली कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं वो तू एडिशनल प्रोसीजर कर सकता है, बरोबर आए कि नहीं अमाउंट। लेकिन वो लेजर बैलेंस चेक हुआ तो उसको ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन विद अकाउंटिंग एंट्री से भी हो जाएगा तेरा। वो एग्जैक्ट अमाउंट तो मैच हो ही जाएगा, तो ओके वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम किधर आता है? ये इसमें क्या प्रॉब्लम मालूम है क्या? ये जो बरोबर लाए इन्होंने फिगर, ये फिगर 5 लाख लाया, ये 5 लाख है कि नहीं है? वो प्रॉब्लम है। ये तो 5 का 50 भी कर देंगे। और पिछले साल की बुक ऑडिट नहीं हुई तो मांग 50 लाख को कैसे चेक करो? अच्छा पिछले साल की ऑडिटर हुआ है पर दूसरा ऑडिटर था तो वो यूजुअली देख लेता था, उसको मालूम था कितना फिगर है। इधर तो अपने को मालूम ही नहीं है फिगर कितना है, तो इधर गड़बड़ हो सकती है बड़ी। ओके करंट एसेट्स लाइक इन्वेंट्री। करंट एसेट्स के लिए क्या बड़ी? करंट एसेट के लिए 2 चीज याद रखने का। ओके पहले 2 चीज क्या है? सबसे पहले करंट एसेट के लिए 2 एग्जांपल याद रखने का। करंट एसेट का सबसे पहले होगा डेटर्स। तो डेटर्स का क्या करोगे? ओके जब रिसीवेबल होएगा तो चेक कर लो आया कि नहीं आया।
और इन्वेंट्री के लिए करंट ईयर में ऑडिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 31 मार्च को चेक करेंगे इन्वेंट्री, क्योंकि 501 क्या बोलता है, इन्वेंट्री शुड बी चेक ऑन 31 मार्च। अब 31 मार्च अगले साल तक वेट करेंगे तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री कैसे कॉन्फिडेंस लेंगे? तो तुमको इस साल में भी इन्वेंट्री चेकिंग के लिए जाना पड़ सकता है, करंट ईयर में इन्वेंट्री चेकिंग के लिए जाना चाहिए। मतलब एग्जांपल ओके, जून जुलाई इन्वेंट्री चेकिंग के लिए जाना चाहिए, जबकि इन्वेंट्री चेकिंग कब करते हैं अपन? ईयर एंड। ओके, ईयर एंड, अगले साल में। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। आई होप राघव क्लियर, फ्रीजर राघव डन बड़ी। ओके 520 छोटा सा है, ये खत्म ही कर देते हैं, ये 520 वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। ओके 520 सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या ऑब्जेक्टिव है? छोटा सा पॉइंट है, दो एकदम इजी से याद रखो। सबसे पहले दो ऑब्जेक्टिव है, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस लेने का मेरे को। ओके वापस बोल रहा हूं, रिलेवेंट एंड रिलायबल, सफिशिएंसी नहीं है, सफिशिएंसी नहीं है, सफिशिएंसी नहीं है, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस लेने का। इसीलिए एनालिटिकल प्रोसीजर से कंप्लीटनेस का कॉन्फिडेंस आता है। किसका कॉन्फिडेंस आता है? कंप्लीटनेस। एंड सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आपको याद होगा अपने क्लास में डिस्कशन किया था, इजी था, रिकॉल करना पड़ेगा। ओके मेरे को बताओ, पूरा साल का ऑडिट करेंगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा और आपने जो एंटिटी को समझा होगा बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरमेंट, ये दोनों मैच होना चाहिए ना। ओके एग्जांपल याद दिलाता हूं, याद करने की कोशिश करो, कौन सा एग्जांपल था इसके लिए? टीवी का एग्जांपल, एलजी का एग्जांपल। एलजी ने 5 साल का सर्विस कॉस्ट ले लिया मेरा, याद आया? 5 साल का अगर सर्विस कॉस्ट ले लिया उसने तो 500 साल का इनकम में डाल देगा क्या? पीएनएल में डालेगा? नहीं, वो आगे प्रोविजन में देगा ना। तो आपने मेरी एंटिटी को समझा, अच्छा ये लोग 5 साल की सर्विस ले रहे हैं तो भाई पीएनएल में दिखना चाहिए ना। दिस इज ऑल्सो एनालिटिकल प्रोसीजर। याद आया? अभी क्लियर है? ओके ये एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के दो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस लेने का, एंड सेकंड पॉइंट अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी शुड बी कंपेयर्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कब कर पाओगे? सेकंड वाला कब कर पाओगे? ईयर एंड में। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे नहीं तब तक तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग और यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए और तुम्हारा वो मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुमने एंटिटी को समझने में कोई तो गड़बड़ कर दी है। ओके अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है बड़ी। ओके ये हो गया ऑब्जेक्टिव, समझा? सेकंड पॉइंट, व्हेन टू परफॉर्म, प्लानिंग, टेस्टिंग एंड कंप्लीशन। मेरे को तो प्लानिंग में परफॉर्म करना, ये किधर पढ़ा था अपन ने? ये अगर आपको याद होगा 315 में पढ़ा था। ओके तो 315 में याद है प्लानिंग में परफॉर्म किया था? कल अपन ने जब 315 आज भी पढ़ा ना अपन ने, IAOI ए क्या था? एनालिटिकल प्रोसीजर। तो क्या हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हैं? यानी कब कर रहे हैं? प्लानिंग में भी कर रहे हैं मालिक, प्लानिंग में भी कर रहे हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो मेनली कब कर रहे हैं? टेस्टिंग एंड कंप्लीशन में करना चाहिए। दैट इज व्हाट योर सिनेरियो। आई होप झेपिंग बड़ी टेस्टिंग एंड कंप्लीशन में करना चाहिए। ओ आत्माओं झेप रहा क्या? तो टेस्टिंग एंड कंप्लीशन में भी करिए, ये कॉन्सेप्ट काम होता है। ओके तो मेरा क्वेश्चन है व्हेन टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हेन टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हेन टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके 3 पॉइंट, प्लानिंग, टेस्टिंग and okay completion. Okay tell me this 520 will be taking care of testing and completion, not about planning. Okay planning is taken care by 315, testing is main answer and completion is your financial statement understanding with entity. I hope you understood. And इसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट है पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो याद रखिए पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, देखिए एक ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू में पोर्शन। पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? सर एलजी वाला ओफू याद नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, अरे मेरे एलजी वाले ने सर्विस कॉस्ट लिया था 25,000 सर्विस कॉस्ट लिया। कितने साल की गारंटी दी? वारंटी दी 5 साल की दी। तो मेरे को बताओ 25,000 क्या वो पीएनएल क्रेडिट में डायरेक्टली डाल देगा क्या? 25,000 हुआ क्या? अगले 5 साल तक उसको सर्विस देना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ पीएनएल में वो कितना डालेगा? 5,000 और बाकी 20,000 वो प्रोविजंस में डालेगा ना अगले साल के लिए। याद आया अभी? तो आपको अंडरस्टैंडिंग 5 मिनट आ रहा हूं बार, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी हुई है कि नहीं बरोबर? याद आया? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करोगे तो प्रोविजन दिखने चाहिए, प्रोविजन दिख नहीं रहे। ये लोग बोल रहे प्रोविजन ही नहीं है। अरे ऐसा कैसा प्रोविजन नहीं है? अरे भाई यार भाई अंडरस्टैंडिंग है। आई होप राघव अभी याद आया? प्रोविजंस मेरे को बताओ, प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब दिखेंगे? प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब दिखेंगे? जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी होगी। ओके क्योंकि आपने समझा था ना तभी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखे नहीं, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग एंटिटी बराबर हुई नहीं है। ओके तो अब बता दे पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज पहला पॉइंट अकाउंट डेटा, ओके वो रीजनेबल है कि नहीं। ओके सर ये अकाउंटिंग डेटा रीजनेबल है कि नहीं, ये चेक करना होता है सर। ये इसका मतलब क्या होता है? ओके बैलेंस शीट पीएनएल, ओके बैलेंस शीट पीएनएल ये कंपेयर करो, ये अच्छा सही है कि नहीं। दूसरा पीएनएल कंपेयर करने का, पीएनएल कंपेयर करने का मतलब सर रीजन इसमें अपन, अच्छा पहला वाला मैं लिख ही देता हूं, अकाउंटिंग डेटा रीजनेबल है कि नहीं। सर अकाउंटिंग डेटा रीजनेबल है कि नहीं मतलब क्या करने का? बैलेंस शीट ओके कंपेयर करो, बैलेंस शीट कंपेयर करो पास्ट बैलेंस शीट से। ओके पीएनएल कंपेयर करो, पीएनएल कंपैरिजन क्यों करने का? ओके परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ कितना नहीं हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज के लिए देखेंगे अपन। ओके ये वाला पॉइंट होगा। एक्सपेंस रेशियो, सर एक्सपेंस रेशियो से क्या कंपैरिजन करेंगे? एक्सपेंस रेशियो से एक्सपेंडिचर टू सेल्स, एक्सपेंडिचर सेल्स से क्या मालूम पड़ेगा? एक परसेंटेज मालूम पड़ेगा ना, एक्सपेंडिचर टू सेल्स। ये 3 ये एग्जांपल लिखे हुए थे बुक में, याद रखना। पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो 3 पर्पस दिए हुए और चौथा दिया हुआ है। ये डिफरेंस जो आएगा अगर मटेरियल आया तो उसके रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे।
तो पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेसिकली अकाउंट बैलेंस कंपेयर करना, अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट कंपेयर करना, दूसरा पॉइंट पीएनएल को कंपेयर करना और तीसरा एक्सपेंस को कंपेयर करना। तीन कंपैरिजन है, अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट मतलब अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट कंपैरिजन करना, ओके, पीएनएल कंपैरिजन करना, एक्सपेंस को कंपैरिजन करना और कुछ डिफरेंस आया, मटेरियल आया, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके रीजन पता करना। भारत माता की जय, समझा बड़ी? तो पर्पस वाला कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? ओके, दो ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, व्हेन, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? तीन टाइमिंग है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? ओके, आपके लिए चार पर्पस है, एक्चुअली चार नहीं है, एक्चुअली वो तीन पर्पस ही है, वो चौथा पॉइंट तो उसका आउटकम है। ये होने के बाद सबसे मेन पॉइंट आता है, ओके, जो आता है फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। आई डोंट नो कितने जन को याद आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर? याद है क्या? एसपी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो सर मेरे को बताओ, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करूं या तोड़ करूं, क्या करना चाहिए? तो टेक्निकली आपको आंसर बताता हूं मैं, तोड़ भी कर सकते हो, खाली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हो, या दोनों भी कर सकते हो। तो टेक्निकली मेरे को बताओ, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना चाहिए या तोड़ करना चाहिए? डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स की लिस्ट चालू करते हैं। सबसे पहला, ओके, क्या डेटा अवेलेबल है? अगर डेटा अवेलेबल है तो आप यहां पर आप कर सकते हो, तो आप एसएपी कर सकते हो। एसएपी मतलब कौन सा? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मैं ये 7 पॉइंट बता रहा हूं जिससे मुझे समझेगा कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करूं या तोड़ करूं। अगर ये 7 के साथ मीट होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट मीट होते हैं, तो मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकता हूं। नहीं मीट होते तो मेरे लिए दिक्कत आ सकती है। तो पहला पॉइंट, क्या डेटा जो मुझे अवेलेबल है वो रिलायबल और रिलेवेंट है? आंसर इज यस, परफॉर्म, यू कैन परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सेकंड, क्या वो डिसएग्रीगेटेड अवेलेबल है? आंसर इज यस, ओके, फेयर इनफ, यू गो अहेड। तीसरा पॉइंट, अकाउंट टाइप, ओके, अकाउंट टाइप बाद में आता है, ओके, सोर्स आता है, सोर्स वाला काम करो, अकाउंट टाइप में तीसरा बनाओ, सीक्वेंस अपन चेंज नहीं करते, तीसरा सीक्वेंस अकाउंट टाइप बनाओ, चौथा सोर्स बनाओ, ओके, पांचवा प्रेडिक्टेबिलिटी बना दो, मतलब वही पांचवा छठा सेम से रहेगा, बस वो तीसरा चौथा पांचवा को चेंज कर दो, ओके। अकाउंट टाइप की बात करते हैं, ओके, मेरे ख्याल से आंसर रिकॉल करने की कोशिश करो। पहला पॉइंट है, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा अवेलेबल है कि नहीं, रिलेवेंट रिलायबल डेटा अवेलेबल है कि नहीं। सेकंड, डिसएग्रीगेशन में अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा पॉइंट, अकाउंट टाइप क्या है? सर अकाउंट टाइप मतलब क्या? इनकम स्टेटमेंट है क्या? इनकम स्टेटमेंट है, उस पर कैलकुलेशन करना आसान है, पर बैलेंस शीट का आइटम है, उस पर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अकाउंट टाइप कौन सा है? एबीसीडी, एबीसीडी में से एबी में करना मुश्किल है, सी में करना आसान होगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंट टाइप, ओके। उसके बाद सोर्स, आई होप अकाउंट टाइप क्लियर है क्या बड़ी? सोर्स, अब मेरे को बताओ, रूटीन ट्रांजेक्शन रहा तो उस पर करना आसान है, नॉन रूटीन रहता है उस पे करना मुश्किल है। तो सोर्स में रूटीन नॉन रूटीन होता है। अकाउंट टाइप में बैलेंस शीट आइटम, इनकम स्टेटमेंट आइटम, पीएनएल वाले आइटम, पीएनएल पे करना आसान होगा अकाउंट टाइप में। उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। सर प्रेडिक्टेबिलिटी में रिलेशनशिप है क्या? अगर रिलेशनशिप है दो आइटम में तो प्रेडिक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप ही नहीं है तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल होगा, ओके। मसाला मैंने याद दिला दिया, सबका मसाला याद दिला दिया। तो अवेलेबिलिटी, रिलेवेंट रिलायबल डेटा, ओके। डिसएग्रीगेशन वो तो मालूम ही होगा। तीसरा पॉइंट, अकाउंट टाइप, बैलेंस शीट आइटम या पीएनएल का आइटम, ओके। सोर्स, ओके, इसका सोर्स रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, रूटीन नॉन रूटीन है। प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलेशनशिप है तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ असर्शन, ईआरसीवी वाला कौन सा है बड़ी? ओके, मेरे को बताओ किसके लिए बेटर ऑप्शन है? सी के लिए। लेकिन आर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे समझेगा? एनालिटिकल प्रोसीजर राइट एंड ऑब्लिगेशन समझेगा ही नहीं ना, तो भाई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सूटेबल नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, आरएमएम रहेगा तो तोड़ ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, दैट इज बेटर ऑप्शन। भारत माता की जय। तोड़ मान ली क्लियर है बड़ी? तो मेरे को बताओ फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या है? मैं बता रहा हूं फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है, फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इधर है, जो आपका लास्ट आंसर रहेगा, ओके। उसके बाद आई होप ये झेपिंग बड़ी, ओके, तो याद रखिए, ओके, झेपना ना, झेप रहा है कि नहीं, ओके। तो पहला पॉइंट है फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, कितने फैक्टर्स है? 7। सबसे पहले पता करिए कि भाई साहब यहाँ पर जो आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है। सेकंड, उसको डिसएग्रीगेट अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा, अकाउंट टाइप क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, उसके असर्शन क्या चाहिए, और असर्शन के बाद अगर उसमें आरएमएम है तो भाई अलग अलग करिए। भारत माता की जय, ओके। नाउ क्वेश्चन आता है सर कंसीडरेशन। अच्छा, ये पहले पेज का आंसर मेरा रह गया है, कंसीडरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था, व्हाट द कंसीडरेशन व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। तो जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो कंसीडरेशन क्या करूंगा, यानी व्हाट डेटा आई विल कंसीडर। तो भाई कैन आई कंसीडर प्रायर पीरियड? यस। कैन आई कंसीडर बजट्स? यस। कैन आई कंसीडर सिमिलर इंडस्ट्री? यस। कैन आई कंसीडर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? आंसर इज यस। अरे इसको रीजनेबल वेरिफिकेशन में कितना अच्छे से समझाता, ओके। एग्जांपल आपको याद है, होटल के रूम का एग्जांपल बताया था। होटल के रूम में कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट करेंगे, और जो आएगा वो सेल्स से कंपैरिजन करेंगे। तो अपन ने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन किया। प्रेडिक्टेबल पैटर्न होना जरूरी है, प्रेडिक्टेबल पैटर्न
क्वेश्चन, यानी एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन था इसके ऊपर, जीपी मार्जिन, ओके ये टाइम पे क्लास के टाइम पे समझा नहीं था, तो मैंने बोला प्रेडिक्टेबल पैटर्न मतलब जीपी मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट, मार्जिन जीपी मार्जिन 40% जीपी मार्जिन है, 30% जीपी मार्जिन है, जो भी मार्जिन है उसके बेसिस पे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, कंसीडरेशन फॉर कंपैरिजन, यानी अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर में कुछ कंपैरिजन कर रहा हूं तो उसके कंसीडरेशन क्या है, मैं किसके साथ कंपैरिजन करूं, किसके साथ, प्रायर पीरियड के साथ कंपैरिजन करूं, बजट के साथ कंपैरिजन करूं, इंडस्ट्री वालों के साथ कंपैरिजन करूं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के साथ कंपैरिजन करूं, या जीपी मार्जिन के साथ कंपैरिजन करूं। दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट। तो अगर मेरे को प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट मैं कंपेयर करूंगा जीपी मार्जिन के साथ, मतलब मैं सेल्स के साथ लूंगा और जीपी मार्जिन मैच हो रहा है तो आई विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस इनफ। ओके, नाउ कमिंग ऑन द फैक्टर्स ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्वेश्चन एकदम याद रखना, फैक्टर्स फॉर डिजाइन एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। वापस बोल रहा हूं, फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, पहले वाला आंसर क्या है, फैक्टर्स फॉर डिजाइनिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, 4 फैक्टर्स है, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी, डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डिटरमाइन द, ओके भाई जो भी आप एक्सपेक्टेशन तैयार करने वाले हो वो एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, ओके अगर आपको लग रहा है कि भाई डिफरेंस अनयूजुअल है या मटेरियल है जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो इन्वेस्टिगेट करिए। 4 पॉइंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है ओके सुटेबिलिटी, दूसरा पॉइंट होगा रिलायबिलिटी, तीसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन, उसके अंदर सफिशिएंटली प्रिसाइज होना चाहिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है दैट इज कॉल्ड ओके इन्वेस्टिगेट करे कि नहीं करे। तो पहला पॉइंट आता है सुटेबिलिटी। सर सुटेबिलिटी लार्ज वॉल्यूम रहा तो सुटेबल होगा, ओके रिलेशनशिप है तो सुटेबल होगा, आरएमएम रहा तो भाई यार देखना पड़ेगा, अनसोफिस्टिकेटेड मेथड भी यूज किया जा सकता है। सुटेबिलिटी का एक पैराग्राफ था जो अपन ने डिस्कस किया। लॉजिक सिंपल है, ओके सुटेबिलिटी के लिए अगर आपको याद होगा एक आंसर अपन ने कवर किया था टेक्निक्स, ओके जो नीचे लिखा हुआ है अगर आपको याद है तो टेक्निक्स, इजी आंसर है, टेक्निक में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। कितने टेक्निक्स है? 4। ट्रेंड है, रेशियो है, रीजनेबल है, ओके एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब पीएनएल का आइटम है तो खाली ट्रेंड, पीएनएल बैलेंस शीट है तो रेशियो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है तो रीजनेबल, ओके स्ट्रक्चर इज बेसिकली यूजिंग द ओके मैथमेटिक्स, दैट्स इट। मैथमेटिक्स मतलब लीनियर रिग्रेशन करके अपन बोलते हैं उसको, ओके तो ये चारों में से बेस्ट मेथड कौन सा है? स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो कोई भी करे तो आंसर मिलेगा, मतलब सेम मिलेगा। बाकी अदर देन दैट ये मेथड आप यूज करोगे, आप डिसाइड करोगे। तो सुटेबिलिटी में अपन यही चेक करते हैं कौन सा आइटम सुटेबल है, सुटेबिलिटी पे अपन यही चेक करते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो सुटेबिलिटी में आपने को यही देखना है। भारत माता की झेपा की बड़ी, ओके नाउ आता है डेटा, ओके रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था जब मैंने और एक क्वेश्चन 500 का किया था घंटे भर पहले, तो मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा यूज्ड इन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये दोनों अलग है। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस 5 थे, ओके याद दिला दो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस से आना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्टेन बाय ऑडिटर था, ओके कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, ओके डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, मतलब ओरल है या डॉक्यूमेंटेशन है, एंड लास्ट पॉइंट ओरिजिनल या फोटोकॉपी है। यहाँ पर 4 पॉइंट क्या है सर? 4 पॉइंट क्या क्या रहेंगे यहाँ पर सबसे रहेगा कंपैरिजन है कि नहीं है, सोर्स क्या होगा, ओके इसका भाई रिलेवेंट क्या रहेगा, एंड कंट्रोल क्या होगा। तो सबसे पहले 2 चीज मैच कर लो। 2 चीज सर कौन सी है? सबसे पहले सोर्स और कंट्रोल। अगर सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्सेस है कि नहीं है वो देखो, और कंट्रोल कंपनी के कंट्रोल कैसे है, कंपनी मतलब एंटिटी का कंट्रोल जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है वो बरोबर है कि नहीं है। उसके अलावा 2 पॉइंट है, क्या ये इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए? आंसर इज यस। अगर वो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल ही नहीं है ओके तो मतलब मैटर नहीं करेगा, तो कंपैरिजन होना जरूरी है। तो टेक्निकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपैरिजन का कांसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके यू नीड टू हैव दैट एग्जैक्टली, ओके मतलब वो डेटा कंपेरिजन। अभी इंडस्ट्री का कोई डेटा निकाल रहे हो, अब इंडस्ट्री का डेटा और मेरा बिजनेस दोनों मॉडल अलग अलग है, तो कैसे कंपेरिजन करोगे? तो कंपेरिजन होना जरूरी, वो डेटा का किसका कंपेरिजन होना जरूरी। एग्जांपल आप जनरलाइज इंडस्ट्री का डेटा ले लिया, मेरा डेटा स्पेसिफिकली अलग हो सकता है, तो कंपेरिजन है कि नहीं है। एंड और एक पॉइंट है रिलेवेंट, आई डोंट नो इफ रिमेंबर रिलेवेंस के कॉन्सेप्ट, ओके नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बड़ी? नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। आई डोंट नो याद आ रहा है कि नहीं आपको, लेकिन मैंने आपको बताया था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो गोल्स को लेके कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स रहे तो वी कैन कंपेयर, ओके तो जो रिलेवेंस है ना, ओके गोल विल बी नॉट रिलेवेंट हियर, लेकिन ऑब्जेक्टिव विल बी रिलेवेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज होगा, जितना प्रिसाइज होगा उतना कंपैरिजन आसान होगा। आप जनरलाइज बोलोगे, जनरलाइज अचीव नहीं हुआ, इसको कंपैरिजन करने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा ना बड़ी। आई होप क्लियर बड़ी, ये समझा क्या बड़ी? ओके ये रहेगा एक्सपेक्टेशन। मेरे को बताओ एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज होना चाहिए बड़ी? ओके तो इसके लिए क्या चाहिए? जो डेटा चाहिए वो प्रिसाइज चाहिए, ओके डिसएग्रीगेशन चाहिए एंड एक्यूरेसी से कैलकुलेट होना चाहिए। प्रिसाइज ओके डिसएग्रीगेशन एंड एक्यूरेसी से कैलकुलेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। एंड डिफरेंस ओके अगर आया मटेरियल तो इन्वेस्टिगेट करिए, और कुछ अदर प्रोसीजर करना है तो कर लीजिए। ये है साप का कॉन्सेप्ट। तो एनालिटिकल प्रोसीजर की कहानी अपनी खत्म होती है। एनालिटिकल प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट अपन ने लॉजिकली लिखा, एनालिटिकल प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट अपन ने मल्टीपल एलिमेंट देखे। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में कितने क्वेश्चन है अगर देखा जाए? पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा मैं आपको बताऊं कंसिडरेशन है एक्चुअली, तीसरा व्हेन टू परफॉर्म, ओके तीसरा व्हेन टू परफॉर्म नहीं करने का, तीसरा वाला है ओके पर्पस करने का, दूसरा ये तीसरा पर्पस, चौथा व्हेन टू परफॉर्म, पांचवा फैक्टर्स, छठा टेक्निक्स, ये सातवां। ये 7 क्वेश्चन, कहानी खत्म है। और 7वें के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी आंसर इसके अंदर हो सकता है, या तो क्वेश्चन इसका आ सकता है या इसका आ सकता है या इसका आ सकता है, इधर ऑफ इट। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी? दैट्स इट। ये है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की कहानी। एवरीबॉडी तो अपन 1 घंटा 10 मिनट हो गया अपने को, 10-15 मिनट हो गया, 15 मिनट 1 घंटा 15 मिनट के लॉजिक में बैठ गया। तो अपन ने स्टैंडर्ड क्या क्या खत्म किया?
501, 505, 510, 520 5 स्टैंडर्ड्स अपने खत्म हो गए और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली अपन ने कवर कर लिए, तो डिटेल में कवर कर लिए और मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें याद आ रही होगी। स्ट्रक्चर वाइज बिठाते रहिए। ओके, और अभी अपन टाइम आउट लेते हैं।